हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द सेकंड सीजन ऑफ रैंडम म्यूजिंग्स। जैसे कि मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज रेट अस ऑन स्पॉटिफाई एंड एप्पल पॉडकास्ट एंड गूगल पॉडकास्ट, जहाँ भी आप सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। ये वो एपिसोड है जिसका इंतजार ना कि सिर्फ हमारे सारे ऑडियंस मेंबर्स कर रहे थे, बल्कि मैं भी कर रहा था पहले दिन से। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से रैंडम म्यूजिंग्स और बहुत से काम, बट आज हम रैंडम म्यूजिंग पे फोकस करते हैं, शुरू हुआ। रैंडम म्यूजिक्स के पीछे इंस्पिरेशन ये थी कि मैं जब अपने दोस्तों से हम जब नॉन प्रोफेशनल सेटअप पे, जब हम शूट नहीं कर रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, कैमरे के सामने नहीं है या ऑडियंस के सामने नहीं है, तो हम बहुत सारी बातें करते हैं यहाँ वहाँ की, जो मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि ये बातें भी लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वो और मैं, हमने जितनी सारी बातें अपने जीवन में की हैं, अपने लिविंग रूम्स में या चाय के ऊपर या खाने के ऊपर या टूर करते हुए, मुझे लगता है उसमें से कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो मुझे लगता है हम दोनों आप सबसे शेयर कर सकते हैं। तो मैं तो इस एपिसोड के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अगेन अभी बहुत ही क्लीशेड बात है, बट माय नेक्स्ट गेस्ट एक्चुअली डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन। तो मैं सीधा बुला देता हूँ जाकिर खान। Sir, thank you very much. Thanks a lot, sir, सर for such kind words about me. Of not giving an introduction for the nth time. सर आपका इंट्रो नहीं कर पाता, सॉरी। चलिए सर कैसे तो हैं सर आप? सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको बताइए सर, आपने देखा हुआ है ये सीरीज, तो ऐसे तीन चार चीजों पे मुझे आपसे इच्छा थी बात करने की। एक एक करके शुरू कर देते हैं। जी भाई। पहला टॉपिक जो मैं सोचा था, जाकिर, स्पेशली आपका मैं अगर करियर देखूं तो कुछ लोग आपको स्टैंड अप कॉमेडियन बोलते हैं, कुछ लोग पोएट बोलते हैं, सिर्फ जेनरिक वर्ड्स में आर्टिस्ट भी बोल सकते हैं। बट एक वर्ड जो बहुत ज्यादा आपके साथ एसोसिएट होता है वो है स्टोरी टेलर। ठीक है। जी भाई। वो एक बहुत ही मतलब स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर भी एक ये था कि आप एक सॉर्ट ऑफ बेंचमार्क बन चुके कि आप स्टोरी टेलिंग लेके आए कॉमेडी के अंदर, और फिर आपके बाद जो भी स्टोरी करता है, एक कहीं ना कहीं उसको आपसे कंपेयर किया जाता है कि अच्छा एक ये आया है, ये जाकिर से बेहतर है, कम है, सेम है। एक आप वो बेंचमार्क जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो आप बन गए हो। तो स्टोरी टेलिंग से शुरू करते हैं कि क्या है स्टोरी टेलिंग आपके हिसाब से, लाइफ में उसकी क्या महत्ता है, और थोड़ा स्टोरी टेलिंग में घुसते हैं, कहानियों की बात करते तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही एकदम हैवी स्टार्ट आपने किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपसे बहुत ज्यादा प्रेम है। यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल आई हैव इंटरेक्टेड विद। आई विल रीइटरेट इट, से इट अगेन। कहानियों के मुतालिक अगर मैं कहूँ तो शुरुआत मैंने पहली बार जो कहानी जो मुझे याद है वो मेरी नानी की सुनाई थी। एक राजा, एक राजकुमार था जिसको उसके फादर ने निकाल दिया घर से, है ना। और कैसे वो जीतता है और एक रानी से, एक राजकुमारी से शादी करता है और वापस अपने राज्य आता है। ठीक है। वो कहते हैं ना, वो हीरोज जर्नी जो थी उस कहानी में थी। वो मैंने पहली कहानी जो मैंने सुनी वो मुझे याद है। और उसके अलावा भाई मैं मेरी मम्मी बहुत रिलीजियस है। तो घर पे करबला जो एक बड़ा इंसिडेंट है, करबला एक शहर भी है, उसको लेकर मुहर्रम का जो इंसिडेंट है और वो जो स्टोरी है उसके अराउंड पूरी इस्लामिक हिस्ट्री की, ठीक है, वो मोस्ट सेलिब्रेटेड स्टोरी है वो। तो उसकी छोटे छोटे नुआंस डिटेल्स एक ना मुझे एग्जैक्टली वर्ड स्ट्राइक नहीं कर रहा है। तो उसकी स्टोरी जब मुहर्रम के 10 दिन होते हैं, क्योंकि 10 दिन मातम के दिन होते हैं वो, हैं। तो उस दौरान जगह जगहों पे, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ों पे शहादत नामे पढ़े जाते हैं। ठीक है। जिसके अंदर डिटेल में कहानियां होती हैं। और क्या होता है, वो स्टोरीज हैं लॉस की। ठीक है। कि कोई छोटा बच्चे की मैयत हुई है किसी दिन, किसी के एक एक दिन एक एक रिश्तेदार, एक एक परिवार का सदस्य उनके मरता रहा, जाता रहा उस जंग में, करबला की 10 दिन की जो जंग थी। तो जिस इलाबोरेट तरह से उसको सुनाया जाता था और एक एक इमोशन की मतलब वो कहते हैं ना कि आदमी रोते नहीं है। मैंने 4-4 हजार आदमी एक हुजूम में फूट फूट के रोते हुए देखे, है ना। क्योंकि क्या है कि बात हो रही है मैयतों की, और मौत मैयत सबके घर में होती है, अपने किसी को खो देने का डर हम सब में होता है। तो वो मुझे बड़ा उसकी बड़ी ग्रिप लगी, उसकी बड़ी कंट्रोल लगा उसका कि यार ये क्या आर्ट फॉर्म है। उसके बाद मैं जब 11-12 साल का हुआ, और क्योंकि मैं इन क्लासिकल म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मंदिरों में बहुत आना जाना है आपका, है ना। भजन संध्या में आप बजा रहे हो, आप नहीं तो पापा बजा रहे हैं, पापा नहीं तो अब्बा जी बजा रहे हैं, चाचा कोई बजा रहे हैं, वो कजिन है जिसके साथ आप जा ही रहे हो। तो कल्चरल जो आपकी अवेयरनेस है वो बहुत वाइड है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप एक आर्ट परस्यू करते हो। तो वहां पे फिर 12 साल की उम्र से ऐसा हुआ कि ये होने लगा कि अरे कोई प्रवचन करने के लिए आए हैं, कोई कथा करना चाहते हैं, उनको बैकग्राउंड म्यूजिशियन चाहिए, उनके पास बहुत पैसे तो नहीं है कि वो पापा को अफोर्ड कर सकें। अब
बाबा जी का कहना है या माता रानी का कहना है कि सब सितार अगर हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब जो है वो बजट उनका कम है, ठीक है? तो वो अब्बा जी, पापा या चाचा को तो किसी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो बोले कि ये लड़का है हमारा, इसको ले जाओ, ठीक है? तो वहां से शुरू हुई हमारी। तो हमने जिस भी धर्म में प्रवचन होते हैं, हो सकते हैं, उन सब चाहे वो जैन हो, महावीर भगवान के प्रवचन हो, है ना? बड़े बड़े ऋषि मुनि, उनके सानिध्य में हम रहे, हमने सुना। और एक कथा करने का एक अंदाज होता है, एक स्टोरी सुनाने का एक अंदाज होता है, उसकी एक इमोशनल वैल्यू होती है, एक उसका कनेक्ट होता है सबसे। तो हमने मतलब महाभारत के प्रसंग, रामायण के प्रसंग, उनकी क्या सीख है, वो कैसे सुनाते हैं, उसको सुनाने का क्या अंदाज है। तो वो मेरे ख्याल से वो करबला की जंग से लेकर महाभारत के युद्ध तक का जो सफर है, वो बचपन से इतना ज्यादा रहा। फिर उसके बाद जब वो कहते हैं ना बकैती करने लगे, हाँ, तब स्कूल में वो बोलने का चलन नहीं था ना, बातचीत करने वाले लोग उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। और हमारे घर में तो हम क्यों म्यूजिकल फैमिली से, तो बहुत ऐसे दब्बू माहौल था, पापा भी बहुत बात नहीं करते हैं ये सब। तो एक बड़ा वो था ना, एक होता कि बेटा पापा को चाहिए था बुलकार बेटा, ऐसे चलता पुर्जा। तो हमने जब ऐसे कॉमेडी करना, और हम बॉय स्कूल में थे, तो हमने जब जोक्स पढ़ के किताब से सुनाना चालू करे, तो लोग बड़े मतलब ऐसे हो कि यार तुम क्या सही सुनाते हो यार। तो हमने फिर टीचरों की कहानी बनाना चालू करी, अरे पता है एक बार ये ऐसे गई होंगी और उनके साथ ये हो गया होगा, इसलिए आज तक ये हमारे साथ ऐसा करती। हाँ, वैसे फेक सिनारियोस, फिक्टिशियस की, अरे भाई इनका तो ये होता होगा इसलिए वो। तो स्टोरी इतनी पसंद आती थी कि सीनियर्स आते थे बुलाने कि यार वो जो तू बोल रहा था ना, वो सर और मैम का कुछ बता रहा था ना, तो वो एक बार बताना यार ऐसे। तो हम 7th में होते तो 11th के लड़के आ रहे पूछने के, अरे यार इसको बुला यार, ये बहुत सही है, बहुत सही। तो उसका वैल्यू हमको समझना स्टोरी टेलिंग का। फिर ये किससे जिंदगी अपनी ऐसी है यार, जैसे आप भी इतना आपको भी पता होगा कि मैं, मेरा नॉर्मल नहीं चलता है भाई। कि आज तक मेरा नॉर्मल नहीं चलता है कि कोई मैं कहीं जा रहा हूँ और मैं गया और पहुंचा और मेरा काम हो गया। कुछ ना कुछ नया नवेला, कभी पासपोर्ट भूल रहे हैं, कभी वीजा ही नहीं लगा हुआ है, कभी गलत वीजा ये सब चलता रहता है ना, ऊपर नीचे अपने काम। तो करेक्ट। कहानियां तो भाई वापस आके सुनाना पड़ता है ना। मतलब कि मेरा तो इनफैक्ट वही रहता है ना कि हर बार जब भी मैं कहीं से ट्रैवल करके वापस आता हूँ, मेरा सबसे अलग रहता है कि मैं अपने दोस्तों से मिलूं, आपसे मिलूंगा और बोलूंगा भाई पता है क्या हुआ, मैं वहां बैठा था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो, फिर उसका भी होगा, मैंने ये बोल दिया, उसने बोल दिया, मैं ऐसा। तो आदत जो है वो जो बकैती की लौंडाई से आदत लगी है हाँ, मेरे ख्याल से, कि हर बार एक किस्सा होता है, भाई कल मैं गया था वहां पे, ये हुआ, वहां ये हुआ, वहां ये हुआ। तो हमारे बहुत हमारे इंग्रेडिएंट एक आपके रूट्स में आ जाता है ना। हाँ, तो मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक मैं कोट करूंगा, ठीक है? हाँ, जब उनके बारे में किसी ने कहा था कि आप इतना अच्छा कलाइयों से खेलते हैं, ऐसा तो पूरी दुनिया में कोई नहीं खेलता, ठीक है ना? तो कब आपने ये, कैसे आपने प्रैक्टिस करी, कैसे किया? बोले यार मैं गली में खेलता था, पतली सी गली थी, और वहां जैसे भी खेल सकते थे वैसे खेलते थे, और उसके बाद हम रणजी रणजी खेलने लगे, और उसका जब इंटरनेशनल खेलने लगे, तब लोगों ने बोला कि साहब ये तो बड़ा अच्छा रिस्ट प्लेयर है, रिस्ट प्लेयर है, रिस्ट प्लेयर है, रिस्ट प्लेयर है। तो वैसे ही हमारा हिसाब कि हमको ऐसे जानबूझ करके एक, वो कहते हैं ना कि कोई पर्पसफुली स्टोरी टेलर नहीं बने। करेक्ट। हम तो अपनी जान में कॉमेडी कर रहे थे, हमको जो किस्से जो हमको फनी लगते थे, हमने वो सुनाना चालू करे, और फिर लोगों ने बताया हमको कि साहब ये तो स्टोरी टेलिंग है आपकी, बड़ा अरे बहुत अमेजिंग स्टोरी टेलिंग। हाँ, तो वो रहा साहब। तो ये है हमारी जर्नी, ये हमारा। हाँ, फिर हमको शौक भी बहुत है, मजा बहुत आता है, पढ़ते भी बहुत है, और हमको ना किससे पसंद है, हाँ, सुनाने भी और सुनने भी। हाँ, एक बार की बात है, जैसे कोई बोलता है ना, तो मैं चलता और रुक जाता हूँ कि अब इसका एक बार की बात सुन के जाऊंगा मैं भाई। अब ये जो भी रोड पे आदमी, अनजान आदमी है भले से, पर इसका मैं पूरा किस्सा सुन के जाऊंगा। तो हम जब जैसे, आपको याद होगा एक बार एक लड़का हमारे साथ वैनिटी में आया था, हम लोग जब दोनों चाचा शूट कर रहे थे, और उससे जब हम सवाल पूछ रहे थे, वो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि जैसे हम ट्विंस हैं और हम एक जैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको बात करने का आपका अंदाज है ना लोगों से। तो ये कैसे किया, तो फिर वहां क्यों गए थे, हाँ, तो फिर उसके बाद क्या किया तुमने? हाँ, है ना, बिल्कुल एकदम टेंडम में हमारे सवाल चल रहे थे ना दोनों के। तो वो ये कि आप लोगों से जिस तरह से बात करते हो, आप उनको प्रोत्साहित करना चाहते हो कि तो कुछ सुना, हाँ, तो कोई हाँ, इंसिडेंट बता मुझे, ठीक है? अक्सर लोग ना भावनाएं लेके चलते हैं, अच्छा लगता है, बहुत बुरा लगता है, और मैं जो उनसे चाहता हूँ वो किस्सा चाहता हूँ कि अच्छा हम्म, क्यों लगा था, पहली बार अच्छा कैसे लगा था, क्या करेक्ट, लगा था जब पहले दिन वो हुआ, तो उस दिन क्या कर रहे थे, पहला क्या उसके पहले क्या कर रहे थे, वैसा। करेक्ट, तो शौक सुनने का भी है और सुनाने का भी है, तो वो सब एक्यूमुलेट होता है, हर दिन बढ़ते हैं, हर दिन अमीर होते हैं भाई। क्योंकि कहा इंसान जो है अमीर गरीब तो कहानियों से होता है, ठीक है? वाह, ऐसे तो कुछ नहीं होता साहब, तो हर दिन अमीर होने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं उसके लिए। वाह, वाह। तो जितना मुझे समझ आया जाकिर, आपके जीवन में हर स्टेज पे एक कहानी हिस्सा रही है आपके लाइफ का, चाहे वो बचपन में नानी जी सुना रही हैं, या बड़े होके लौंडे सुना रहे हैं, कॉलेज में, स्कूल में, अभी भी कॉमेडी में, सेट पे, यहाँ वहाँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपने बोली कि हमारे माइथोलॉजी में और हमारे रिलीजियस हिस्ट्री में बहुत सी ऐसी स्टोरीज है जो बहुत ज्यादा कैप्टिवेटिंग होती है। वो अलग बात है कि लोग उसको एक
कुछ कम्युनल रंग कभी दे देते हैं या उसको एक ब्लॉक में कर देते हैं कि ये माइथोलॉजी है, इनकी माइथोलॉजी है, इनके भगवान है। बट कहानियों का एक यूनिवर्सल सा एक वो है सब में, चाहे वो आपके पीछे गुरु नानक जी हैं, तो अभी जैसे जी सिख हिस्ट्री की कुछ कहानियां हैं, उनके सैक्रिफाइसेस की कहानियां, सिमिलरली करबला में सैक्रिफाइसेस की कहानियां, सिमिलरली हिंदू माइथोलॉजी में। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है कि कहानियां एक तरह से एक यूनिवर्सल चीज है ना, सबको सबको अपील करती है। शायद इसलिए लोग, या आपने जैसे कहा कि प्रवचन हो गया, जगराता हो गया, हर जगह कहीं ना कहीं। और बचपन में नानी वगैरह तो कई बार इसलिए कहानियां सुनाती थी क्योंकि कुछ और करने को नहीं था। हाँ, अब मतलब टीवी नहीं है, लाइट नहीं है, टीवी नहीं है, हमारी नानी के गाँव लाइट में नहीं आ टीवी नहीं रही है, है, लाइट नहीं है, मोबाइल नहीं है, किताबें मोबाइल नहीं है, नहीं पढ़े है, लिखे नहीं है वो लोग। कुछ नहीं हाँ, है। तो तो ऐसा उनके नहीं है पास कि वो, बस जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना कि ऐसे वो पढ़ते हैं बेड स्टोरी, टाइम स्टोरीज, बेड टाइम वो भी बेड नहीं, टाइम स्टोरीज नहीं, वो उनका तो तो असली कहानियां हैं उनकी। दिमाग में, उनके जहन में वो। और जीवन भर वही जुड़ा आता है, जुड़ा आता है, जुड़ा आता है, जुड़ा आता है। बट क्या डिफरेंस है आखिर ऐसी कहानियों को स्टेज में करने का? क्या मतलब कहीं ना कहीं एक थोड़ा आपको कुछ चेंज लाना पड़ता है जब आप स्टेज पर जाते हैं कि एक आर्क हो, एक कैरेक्टर हो, एक हीरो हो, एक जोक्स हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा आपसे समझना चाह रहा हूँ। यार, तो मैं जब कॉमेडी करना शुरू किया था तो कूल कॉमेडी चलती थी ना, हाँ, वो हे गाइस वाली कॉमेडी थी। हे गाइस, डू यू नो व्हाट डू थिंक विद दिस? तो जब हम भी यही करने की कोशिश कर रहे थे, एक कूलनेस क्वोशिएंट होता है हर हर आर्ट फॉर्म का ना, ठीक हाँ, है? ज्यादातर आर्ट फॉर्म जब लोग परस्यू करना चालू करते हैं तो वो उसका एक कूलनेस क्वोशिएंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसका, कि यार ये करेंगे तो कूल होता है, या फिर एक अदर जेंडर को बहुत अट्रैक्टिव लगता है, हाँ, ठीक है? इस तरह की चीजें रहती हैं। और जब पैसा नहीं हो आर्ट फॉर्म में तो अदर जेंडर के अलावा और कोई ग्रेटिफिकेशन बचता ही नहीं। हाँ, थोड़ा सा अटेंशन है, थोड़ा अदर जेंडर है, वो सभी एक्यूमुलेटेड है उसके अंदर, क्योंकि पैसे तो है नहीं। आप क्यों करोगे अपना ऑफिस छोड़ के? क्यों आप, हाँ, आप 27 किलोमीटर गुड़गांव में मेट्रो पकड़ के धक्के खा के लोगों के पसीने में आप क्यों जाओगे? क्योंकि बस एक थोड़ा सा अटेंशन आपको मिलता है, चार लोगों से बातचीत हो जाती है, आप किसी अनजान शहर में दो लोगों से दोस्ती हो जाएगी आपकी। तो कूल कॉमेडी में जो इंग्लिश का एक थोड़ा सा जो कि फॉरेन का एडाप्टेशन था, तो उस हाँ, वक्त जब हम कर रहे थे तो हमारी शक्ल पे लोगों ने वो एक्सेप्ट नहीं करी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, करने का मन हमारा भी वही था कि हम्म, हमको ये करना था। तो हमको ये लगा कि यार हमारे मित्र में कैसे बैठेगा ये आर्ट फॉर्म, हाँ, ठीक है? हम इंग्लिश में जब जब कर रहे थे तो लोगों का वो रहता था कि तुम क्यों बोल रहे हो पर ये सब, है हाँ, ना? मतलब ये जम नहीं रहा है तुमसे। और हमको ऐसा लगता था कि हम बहुत ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग करते हुए आए थे, स्कूल में, कॉलेज में, अपनी जगहों पे न्यू ईयर के प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं किसी के, किसी संस्था, रैंडम संस्था में, पता भी नहीं, कोई दोस्त है जो तबला बजाता है, हमको ले गया किसी के घर का न्यू ईयर का प्रोग्राम। कॉलोनियों के ये गणेश चतुर्थी जब होती है उसके पहले 10 दिन के गणेश जी बैठते हैं, उनके प्रोग्राम, उनमें डांस कंपटीशन होता है, वो होस्ट करना, किसी दोस्त की बहन की शादी का संगीत होस्ट करना, और मतलब ये सब हम कर ही रहे थे। इसका कोई स्टैंड अप कॉमेडी के पहले का ही ये सब है ना, क्या रहे जाकिर से करवाएंगे, बड़ा मजा आएगा, जाकिर मस्त करेगा, जाकिर मस्त। तो ये तो चलता ही आ रहा था ना भाई, तो वो कर ही रहा था मैं थोड़ा थोड़ा। पर उसका कॉन्फिडेंस जो आया है, जो उसकी ग्रिप जो आई है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड हुआ 2012 और 13 के बीच में, ठीक है? जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे मेरे तरीके से करना है, तो वो चला नहीं उतना शुरू में, हाँ, और वो पूरा साल झूल गया मेरा, मतलब कि कॉमेडी का मेरा ईयर लॉस हुआ उसके चक्कर में, उस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। पर ना मेरे को, यार कुमार में मेरे को ना वैसे समझ में आया मेरा ना, जिंदगी में मुझे अगर कोई बोले कि मेरा सबसे बड़ा वरदान क्या है, तो मेरा, मेरे को, आई एम रेडी टू, मेरा रिस्क एपेटाइट बहुत हाई। हाँ, आई एम रेडी टू लूज एन ईयर, आई एम रेडी टू फेल फॉर वन फुल ईयर, आई एम एंड आई एम ओके विथ इट, हाँ, इवन इफ आई हैव टू रिट्रैक्ट माई सेल्फ, कि हो हाँ, सकता है कि मान लीजिए वो एक साल में ट्राई करता और उसके बाद नहीं जमता, हाँ, और उसके बाद शायद मुझे कॉमेडी छोड़नी पड़ती, तो मैं जिंदगी में आज जहां भी होता मैं अफसोस नहीं कर रहा होता उस बात का कि नहीं नहीं, मैंने अपनी समझ से ट्राई किया था और वो हुआ नहीं, कोई correct, बात नहीं। पर मैं वो जो मुझे लगता है कि ये चलेगा का रिस्क एपेटाइट मेरा बहुत हाई, और ओके, उसके मुझे जगह जगह पे रिवॉर्ड बहुत मिले, ठीक है? लोगों के साथ ये होता है कि लोग लालच में रिस्क एपेटाइट हाई करते हैं अपनी, ठीक है? हाँ, उनको लगता है कि अगर मैं रिस्क लूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। रिस्क में 50% बार आपको लॉस मिलता है, पर क्योंकि आपको दूसरे किसी का लॉस पता ही नहीं, क्योंकि वो क्यों बताएंगे आपको कि उनका क्या लॉस हुआ था, उन्होंने कौन सी रिस्क ली, ठीक है? correct, तो आपको लगता है कि रिस्क ली थी और सक्सेस होती है, रिस्क ली और सक्सेस हुआ, रिस्क ली और सक्सेस हुआ, तो वो कभी आपको पता, अंदाजा ही नहीं होगा उसका कि उसका लॉस क्या क्या होता है। तो वो लॉस होता है हमको बहुत जगह, और हम तैयार हैं उसके लिए। तो वो रिस्क एपेटाइट हमने स्टोरी टेलिंग में लिया। हमको बेसिकली स्टोरी टेलिंग का नहीं पता था उस दौरान। हाँ, हाँ, हमको वो करना था कि हमको जो वो नहीं, एक वो किसी मोहल्ले में एक घर होता है, जो प्लॉट होता है, जिसकी आधी सी दीवार, मतलब ऐसे 2 फीट 3 फीट की दीवार सी खिंची होती है, जस्ट बाउंड्री सी हुई होती है, और वहां बैठ के रात को 9:30 बजे जब सब लोग अपने अपने घरों में, आप बैठ के बकचोदी करते हो, बकैती करते हो,
और जो कहानियां सुनाते हैं, भाई मेरे स्कूल में ये होता है, मेरे स्कूल में एक लड़का है, वहां पे ये हुआ, हमारे यहाँ तो टीचर बहुत खराब है भाई, हमारे यहाँ का टीचर बहुत, भाई प्रिंसिपल इतना, प्रिंसिपल को एक बार तो एक लड़के ने थप्पड़ मार दिया। मेरे को ना वो टोन चाहिए थी हाँ, कि भाई बताए क्या हुआ, भाई बताए, भाई, वो मुझे भाई पता है वाली टोन मेरे को लानी थी। और वो ना कोई कोई दिन चलता था, मतलब कोई कोई दिन चलता था। तो उस दिन ऐसा होता ना कि अब वो गुड़गांव का जो कॉर्पोरेट काम करता है, चाहे वो ईएनवाई में काम करता हो, हाँ, हाँ, ठीक है, पर है तो कानपुर का ही लौंडा, हाँ, ठीक है तो जबलपुर का ही लड़का, ठीक है, मतलब वो दिल्ली का भी है तो तिलक नगर का ही है, मतलब तो वो मुझे ना वो बहुत सुंदर लगती है, वो जो अलाइनमेंट है वो बहुत मुझे सुंदर लगता है। तो मुझे वो खोलना था उनका, वो बटन है एक उनका, जैसे ना बटन दबाते हैं और आयरन मैन बन जाता है, और बटन दबाते हैं वो नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे ही लॉन्डो का भी ना बटन दबाते हैं वो सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बटन दबाते हैं वो एकदम ऐसे वो लौंडे हो जाते हैं। ठीक है, कि भाई पता है क्या, ये भाई पता है क्या हुआ, पता है, मैं इतना ट्रिगर है ना ये लड़कों का हाँ, कि वो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी रिएक्ट करती है, वो नहीं रिएक्ट करते, वो ऐसे होते कि हाँ बता फिर क्या हुआ। हाँ, दे आर इन टू द स्टोरी। तो मेरा सपना, मेरा ख्वाब ये था कि किसी दिन 2013 में मैंने विश्वास को बात बोली थी कि देखना एक दिन मेरे को ना, किसी दिन स्टेडियम भी करूँ ना, तो मेरे को उसमें ड्राइंग रूम बनाना है। हाँ, कि मेरा ये अंदाजा था कि इतना इंटीमेट करो उसको, उस सेटिंग को इतना इंटीमेट कर दो कि पर्सनल लगे, जब आप कोई बात बता रहे तो वन टू वन कनेक्ट लगे। तो उसको बिठाने में, जमाने में साल लगा। 2014 में आके थोड़ा सा पिक, 13 के एंड में 14 में थोड़ा पिक होने लगा, थोड़ा ग्रिप आई उसकी। पर मैं मतलब वो हार नहीं मानने वाली बात तो थोड़ी जैसी लगी, पर मेरे को हार मानने वाला मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी मान लो सर, हार नहीं मानी तो थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। मेरे को था कि अरे ये इन लोग को नहीं पता है, मैं सही कर रहा हूँ, हो जाएगा, चलेगा चलेगा, देखो देखो थोड़े दिन की बात है। और क्योंकि ऐसा कि मैंने इतनी जगह शहर बदली, इतनी बार मैंने जगहें बदली, मैंने 3 तो स्कूल बदले, मैंने कॉलेज बदले, मैं म्यूजिक में, एक वो अलग ही हिस्सा है मेरी जिंदगी का, जिसमें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वर्ल्ड में मैं अलग अलग कॉम्पिटिशन में, अलग अलग जगहों पे जाके दोस्तियां कर रहा हूँ, नए लोगों से मिल रहा हूँ हर बार। एक नया 7 दिन के लिए आप कहीं पे, तो एक नया सेटअप है टू कॉन्कर। मैं इतनी बार इतनी जंग जीता हूँ, इतनी जंगें हारा हूँ कि मैं लड़ने को हमेशा तैयार रहता हूँ। तो मैं जब स्टेज पे जब ये गया तो मुझे क्लैरिटी थी कि ये मुझे करना है और ये मैं करूंगा। तो मैंने करना जब शुरू किया तो सर 14-15 में थोड़ा सा पिक होना चालू हुआ। मेरे ख्याल 14 के एंड में आके मुझे उसका पावर समझ में आने लगा और वो चलने लगा वैसा दिल्ली में। तो जब मुझे समझ में आया कि लंबी कहानियों से डरना नहीं, कि मिनट 1.5 मिनट अगर मान लीजिए आपका थोड़ा कम लाफ के साथ भी जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता कि बिना लाफ के जाता है। पता नहीं लोगों का ये मिथ है कि 1-2 मिनट बिना लाफ के कभी भी 1 मिनट किसी भी कॉमेडियन का जा सकता, 2 मिनट मौत आ जाएगी उसकी, खानदान को लाश नहीं मिलेगी, इतना तबाह हो जाएगा वो। ठीक। तो मतलब कि कम लाफ में भी आप मिनट 1.5 मिनट टाइप का आप चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको गूदा रखना पड़ेगा, वो स्टेज पे खड़े होकर उतना मादा रखना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को उतना पहले से बेचना पड़ेगा कि ताकि आप कहानी सुनाने के लिए उनसे वो वक्त ले सकें। तो सर वो ना, वो ऐसा होता है कि कुछ चीजें करके समझ में आती है। वो मैंने अपने आप को स्टेज पे बहुत जिल्लत मैंने बर्दाश्त करी है वो सीखने के। तो वहां पे वो आया, और जो दोस्तों में होता है उसका मीटर अलग है और स्टेज पे करने का मीटर अलग है सर। लोग ना, बहुत सारे लोग फनी होते हैं, ठीक है, और वो बड़ा ऐसा बोलते हैं यार यार मेरे को भी कॉमेडी करनी है, ठीक है। फनी होना इतना मैजिकल है ना सर, क्योंकि फनी सिर्फ कॉन्टेक्चुअल होता है। फनी दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, दुनिया में कुछ भी फनी नहीं होता है, सब कुछ कॉन्टेक्स्ट होता है। आपको आपके दोस्त की सबसे फालतू रैंडम बात पे हंसी आती है तो आती है, आपको कोई बंदा पसंद है तो उसकी कोई भी बात पे आपको हंसी आती है, करेक्ट, ठीक है। आपको कोई बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है, वो दुनिया की सबसे फनी बात बोल रहा होगा, सारे लोग हंस हंस के जमीन पे लौट रहे होंगे, आपको तो नहीं आएगी हंसी, करेक्ट है ना। तो कॉन्टेक्स्ट की बात है। तो फनी इंसान दोस्तों में होता है, कॉमेडियन जब वो होता है तो हर रात आप 1000 अनजान लोगों के बीच में जाके उनसे एक रिश्ता कायम करते हैं और बोलते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो फनी है। उस मैजिक को ही प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं। जब आप ये करते हो तब आप कॉमेडियन कहलाते हैं, तब आप स्टेज पे हक से कह सकते हो कि हम कॉमेडियन हैं। तो ये है सर, थोड़ा इधर उधर बोल दिया पर ठीक ठाक बोल दिया। तो आपने कॉमेडी की बात की जाकिर, और आपने स्टोरी टेलिंग और आपने म्यूजिक में इतना टाइम बिताया है काफी, तो ये इनको नॉर्मल भाषा में कहते हैं आर्ट फॉर्म्स। बट आर्ट क्या है, वो एक सवाल हम बहुत अपने आप से पूछते हैं कई बार कि हम कौन है। क्योंकि जब हम नॉर्मल नौकरी कर रहे होते थे
देखिए ये सवाल तो वैसे हर इंसान को आता है कि हम कौन है, हम धरती पे क्यों आए हैं, वगैरह वगैरह, हमारी मंजिल क्या है, वगैरह वगैरह। बट जब आप एक बहुत स्टेडी जॉब में रहते हैं तो आपको इस पोर्शन का आंसर तो पता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा काम है कोडिंग करना, मैं हम्म सेल्समैन हूँ, मैं इंश्योरेंस बेचता हूँ। हम्म बट जब आप कोई आर्ट कर रहे होते हैं प्रोफेशनली, जैसा आपने कहा, ठीक है, हम्म और एक एक अपने आप को आर्टिस्ट कहते हैं या लोग आपको आर्टिस्ट कहते हैं, अगर आप कुछ को नहीं भी कह पाते तो कहीं ना कहीं एक ये सवाल आता है कि हम कौन है, हमारी, हम क्या करना चाह रहे हैं, आर्ट क्या होता है, आर्टिस्ट कौन होते हैं। और स्पेशली ये डिस्कशन जन्मों जन्मांतर से चला आ रहा है और विश्व भर में चला आ रहा है कि आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आर्टिस्ट को क्या करना है, किसको आर्टिस्ट बोलते हैं, क्या है। आपका क्या मानना है इस पूरे आर्ट और आर्टिस्ट के टॉपिक पे? सर मेरा इसके अंदर हो सकता है कि हम जो भी बात कर रहे हैं आज वो गलत बात हो और वो सच से उसका कोई लेना देना नहीं हो और सही भी ना हो, ठीक है। पर ये हम दो लोगों की समझ है जिसके हिसाब से हम बात करें, और मेरा जो जीवन का जो भी अनुभव रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आर्ट के बारे में बहुत बड़े बड़े लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है। मेरा उससे मानना थोड़ा सा अलहदा है, अलग हाँ। है। आर्ट को यूजुअली किसी स्किल से कंपेयर किया जाता है, पर मैं उसे फीलिंग से कंपेयर करता हूँ। उसका जो कंपोनेंट है वो फीलिंग। हम्म, मुझे ऐसा लगता है आर्ट इज नॉट व्हेन यू क्रिएट समथिंग, आर्ट इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ एम्पैथी थ्रू अ मीडियम। मेरे मन के भाव को किसी चीज में जब मैं डालता हूँ, चाहे वो कविता हो, कोई पेंटिंग हो, कोई गाना हो, कोई गीत हो, और वो गीत, वो कविता, वो पेंटिंग, वो बात, वो जोक, है ना, वो मटका, वो घड़ा, ठीक है, वो जब किसी और अनजान आदमी जो मुझसे कोसों दूर है वो उसे सुने, देखे, समझे, छुए, तो उसको जो भाव फील हो, हम्म, इस भाव का जो संचार है, मुझे यही कला लगती है। हम्म, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एम्पथी हम्म, एंड इमोशन थ्रू अ मीडियम इज आर्ट फॉर्म, ठीक है। हम्म, कि वहां आर्ट हो गया है। हम्म, सॉफ्ट स्किल है सर, ये हार्ड स्किल नहीं, है ना। सॉफ्ट स्किल होने की वजह से ही, क्योंकि बिल्डिंग तो नहीं बनती आर्ट से, हम्म, ठीक है। इसीलिए थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनल मानना है ये कि समाज में इसको थोड़ा सा कम आंका जाता है, क्योंकि सॉफ्ट स्किल है और सॉफ्ट स्किल की समझ नहीं थी वॉर टाइम्स में, हम्म, ठीक है। वॉर टाइम में कैसे होता है कि जब समृद्धि होती है तब आपको सॉफ्ट स्किल समझ में आता है। हम्म, इसीलिए राजा अप्रिशिएट करते थे आर्टिस्ट को, हम्म, हम्म, क्योंकि वो समृद्ध है, हम्म, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल की अंडरस्टैंडिंग होने के लिए आपका पेट भरा होना चाहिए, हम्म, ठीक है। हम्म, ये एक बात है, हमको समझ आती है जो थोड़ी बहुत, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब क्योंकि सॉफ्ट स्किल है, तो ये बात नहीं समझते लोग कि राजा कोई बेवकूफ अशर्फिया बांटने वाला कोई वो है क्या। मतलब कोई अगर बादशाह किसी को अशर्फिया दे रहा है तो कुछ तो काम करता होगा ना। हम्म, पर जनरल लोगों की समझ से थोड़ा सॉफ्ट स्किल बहुत मुश्किल है, क्योंकि सॉफ्ट स्किल की क्वांटम, उसका जो है उसको गिनना थोड़ा ऑफ होता है। कि हम्म, कैसे गिनोगे कि कौन सा आर्ट सबसे अच्छा आर्ट है, करेक्ट। कौन सी चीज सबसे अच्छी चीज है, कविता सबसे अच्छी है क्या, ये क्या ये सबसे अच्छी पेंटिंग है। इसका कोई क्योंकि मादा नहीं है, इसका कोई माप नहीं है, तो हाँ, मापदंड नहीं है इसका कोई। हाँ, तो हाँ, क्योंकि इसका कोई माप नहीं है, हम्म, ठीक है, हम्म, तो जनरल जो आम लोग हैं उनको उनको समझ नहीं आता है कि इसको कैसे, तो वो बहुत इज्जत नहीं करते हैं उसकी। हम्म, उनको बहुत समझ नहीं आता है बहुत समय तक कि यार ये क्या हो रहा है, ये इतनी सी बात के कैसे पैसे हो सकते हैं, या इतनी सी बात का क्या रिवॉर्ड है, या इतना सुंदर क्या लग रहा है, ये क्यों लग रहा है इतना सुंदर। अब आते हैं आर्टिस्ट पे, ठीक है। आर्ट का काम करने वाले सब लोग आर्टिस्ट नहीं होते, हम्म, ठीक है। अपने आप को आर्टिस्ट कहने वाले सब लोग आर्टिस्ट नहीं होते, ठीक है। और सब लोग जो दूसरा काम करते हैं जरूरी नहीं कि वो लोग आर्टिस्ट नहीं हो। हम्म, किसी भी फील्ड में ग्रेटनेस तक पहुंचने के लिए आपको उस काम का आर्टिस्ट होना ही पड़ेगा, हम्म, ठीक है। Being an artist is a feeling, is the epitome of your professionalism, हम्म, of your skill, हम्म, is being in art. हम्म, Like सचिन जब कवर ड्राइव मारते हैं तो वो दुनिया मारती है वैसे यार, पर हम्म, वो कवर ड्राइव का जो प्रेसिजन है वो आर्ट है। हम्म, जब महमूद हुसैन जब ब्रश चलाते हैं अपना, कि भले वो पेंटिंग आर्ट है पर वो ब्रश चलाना भरी उनका आर्ट, हम्म, तो ये आर्टिस्ट है। रॉजर फेडरर जब खेलते हैं तो वो आर्टिस्ट है यार, हम्म, क्योंकि आर्टिस्ट होना इतना बारीकी, क्योंकि किसी काम को बारीकी से समझना, हम्म, उससे उतना प्रेम और समर्पण देना है उसको, ठीक है, हम्म, उसमें ताकत नहीं लगती हर बार। हम्म,
कि दुनिया की सारे एक 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 वक्त के बाद एक बाउंड्री के बाद दुनिया की सारे हथियार, सारे बम जो है वो नल एंड वर्ड हो जाते हैं। और जब बारीकी में बात आती, किसी भी काम को करने के लिए बहुत बारीकी लगती, बारीकी जो है वो ताकत से नहीं जीती जा सकती, वो आर्ट की समझ से ही जीती जा सकती है, उसके समर्पण से जीती जा सकती है, उसका डेडिकेशन से जीती जा सकती है। तो इसलिए भी बहुत सारे लोग, जो हो सकता है कि वो स्पोर्ट्समैन हो या बिजनेस करते हो, पर अगर वो आर्टिस्ट है तो बहुत खूबसूरत बिजनेस करेंगे। तो इसीलिए जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके बच्चों को, बादशाहों को, किंग्स के बच्चों को एक एक ट्रेनिंग टू अप्रिशिएट आर्ट, टू अंडरस्टैंड आर्ट दी जाती थी। क्योंकि अगर आपको बेहतर राजाओं में बेहतर राजा बनना है, एम्पैथी कैसे डेवलप करनी है, दूसरे की बात कैसे समझनी है, अपनी बात कैसे मनवानी, उसको कहने का तरीका क्या होना चाहिए, है ना? जैसे एक बात है सर, जूते जैसे होते हैं ना, जूते बनते हैं, पहनते सब है, ठीक है, क्या जूते के बारे में क्या दुनिया को ये पता था कि उनको जूतों की जरूरत है? पर कोई बनाता है इसलिए दुनिया पहनती, ठीक है। ऐसी अपनी बात कह पाना करना जरूरत पूरी दुनिया को, और वो काम अल्लाह ने हमको दिया है कि हम उस बात को आर्टिकुलेट करके देते हैं, वो शायर करते हैं, वो कहानीकार करते हैं। एक भाव है जो हमने देखा, हमने महसूस किया, उस भाव को जब पेंटिंग में को उतारता है तो हमारे मन का भाव है ना, जो किसी ने कह दिया, हम कहना चाहते थे पर हमको आया नहीं। तो जैसे जूता हम सबको पहनना है और कोई बनाता है, वैसे ही सर दुनिया को, समाज को आर्टिस्ट की बहुत जरूरत होती है अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए, अपनी बात, अपने इमोशन जाहिर करने के लिए। और वो आर्टिस्ट का काम ये है कि वो जो आम जन का जो वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाते अपनी बात, फिर चाहे वो राजा के खिलाफ विद्रोह करने की बात हो या अपना प्रेम किसी किसी अपने प्रिय से क्या कहते हैं उसे उसको इजहार करने वाली बात हो, अपना इश्क, है ना, ये दोनों एक्सट्रीम जिनमें आदमी स्पेल बाउंडेड होता है, जिसमें निशब्द होता है ना, उसका काम, वो काम हमारा काम है, वो हम देते हैं लोगों को, शब्द बना के देते हैं, हम गढ़ के देते हैं, उनको पिरो के देते हैं, है ना, चाहे अपनी कविताओं के जरिए, अपने जोक्स के जरिए, अपने गीत के जरिए, अपनी पेंटिंग के जरिए। ये है आर्टिस्ट का, मुझे ऐसा लगता है सोसाइटी में ओवरऑल काम। वाह, एक इंटरेस्टिंग चीज आपने बीच में बोली राकेश, वो ये थे कि आर्ट यूजुअली उनके लिए वो ज्यादा शायद अप्रिशिएट करें, उनका पेट भरा होता है, वहां से मैं थॉट ला रहा हूँ, जहां से कहीं ना कहीं ये चीज आती है। और आपने बीच में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये बोली कि लोग समझते नहीं है कि तुझे इस बात के इतने पैसे क्यों दूं, अगर तूने आधे घंटे आके कुछ चुटकुले सुना दिए स्टेज पे तो इतने पैसे क्यों मांगा, या तूने वायलिन बजा दी, अरे ऐसा भी क्या कर लिया है, वो नहीं समझ रहे शायद। जहां पे कॉमर्स की एंट्री होती है आर्ट में, कि आर्ट और कॉमर्स का क्या संगम है, क्या अहमियत है एक दूसरे के लिए, और आर्ट के अंदर कॉमर्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसी इमेज है फॉर वॉट एवर रीजन कि आर्टिस्ट तो गरीबी होता है ना, और जो आर्टिस्ट अमीर है वो तो सेल आउट हो गया, यू नो, कि इवन राजा महाराजा के टाइम पे लोग ऐसे करते थे ना कि ये आदमी इसलिए ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसको राजा ने व्हाटएवर सपोर्ट किया, ग्रांट दिया, ये दिया वो दिया, और ये गरीब था, ये बेटर था यू नो, इस टाइप की बात बहुत आती है। तो आपका क्या मानना है आर्ट और कॉमर्स को लेकर? सर बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया, आपने 2-3 एग्जांपल यूज कर दिए, उससे आप इमोशनली ट्रिगर हो गया हूं मैं, तो मुझे अपनी कहानियां बतानी पड़ेंगी। जो मेरा मानना है वो ये कि एक तो बात ये कि सर मेरे को पर्सनली बहुत चिढ़ होती है इन कहानियों से कि फलाने को साहब उनका क्रेडिट नहीं मिला और ढिमके का उनका ड्यू रह गया, ठीक है, और इनको बेटर मिल सकता था और उनको नहीं मिला। अल्लाह जिसको जो जगह देता है वो अपनी समझ से ही नवाजता है, ठीक है। हम ऊपर वाले से, भगवान से ज्यादा समझदार हम में से कोई नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। ज्यादातर लोग हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, एक उसके अंदर एक साहब थे जिन्होंने एक बड़ा मशहूर वो किया कि उनका शेयर कोट करूंगा तो उस डॉक्यूमेंट्री उनकी बात बड़ी पसंद आई मुझे, उनको कोट करूंगा तो लोगों समझ आएंगे किनकी बात कर रहा हूं, इसलिए जाने दीजिए। तो उस समय हम दिल्ली में रहते थे, 2010-11 की बात है, और बड़ी मशहूर डॉक्यूमेंट्री थी, बहुत ऐसे फनी और ये सब, और एक महाराष्ट्र के एक इलाके के बारे में थी। तो हम बड़े मुतासिर हुए और हमें लगा कि यार ये आदमी कितना स्ट्रगल कर रहा है अपनी जिंदगी में, इतना अच्छा राइटर है, और क्या बढ़िया बात बोली उन्होंने कहा था कि ये शहर वैसे तो 5 किलोमीटर दूर है और 15 साल से सफर कर रहा हूँ, पहुंचा नहीं, ठीक है। तो हमें बड़ी लगी ये बात, है ना, कि स्ट्रगल करता हुआ हर आदमी आपको प्यारा लगता है। तो हमने कहा ठीक है साहब, हमने कहा इनको पैसे कैसे पहुंचाएंगे, वो हमसे वो इंतजाम हुआ नहीं, जबकि हम खुद भूखे थे उस टाइम पे, हमारे खुद के पास कोई, हमारी तनख्वाह चालू हुई थी, फिर हमको लगा कि नहीं
किसी को जरूरत है तो हमने कोशिश करी, उनका पता नहीं चला। बहरहाल कट टू 2015, हम यहाँ एआईबी में जब नौकरी करते थे, ठीक है, तो एक दिन वो शख्स हमको दिखे ऑफिस में, कि उनको कोई मेरे ख्याल से कोई तो डायरेक्टर, मैं गलत नाम लेना नहीं चाहता हूँ, पर किसी डायरेक्टर के साथ घूम रहे थे, तो वो एआईबी ऑफिस है। तो मैंने उनका नाम बताया तो उन्होंने बोला, अरे वाह, मैंने उनको बताया कि मैं आपको देखा और बड़ा पसंद करता हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगा था आपका इंटरव्यू। वो 2 मिनट बाहर आया, सिगरेट पीते हो? तो मैंने कहा, नहीं। हाँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, जी मेरा ये नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे लोग हैं, काम नहीं देंगे? मैंने कहा, देंगे ना। बोला, अच्छा अच्छा, तुम जान पहचान हो तुम्हारी इनसे? मैंने कहा, हाँ, मेरी अच्छी बातचीत है। अच्छा, तो यार इनको ये कहना कि यार मैं ना एक्चुअली क्या है कि मैं मुंबई आके नहीं लिख सकता मैं, ठीक है, मैं अपने कमरे में ही लिखता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ, ठीक है। वो क्या है कि मेरी बनती नहीं है मेरे परिवार से भी उतनी खास, मेरी बीवी से, मेरे बच्चों से, क्योंकि क्या है कि मैं अपने को शाम को कोरेक्स लगती है, ठीक है। तो कोरेक्स के वो मतलब उनको एडिक्शन है कोरेक्स का। उनका नशा करते हैं, और उनकी शर्त है कि किसी को अगर उनसे लिखवाना है तो उनके कमरे में बैठ के लिखेंगे, वो मिलने नहीं आ सकते आपसे हर महीने, ठीक है। तो उन्होंने कहा तो 2 महीने में एक बार आऊंगा मुंबई। मैं कहा, आपका सफर 15 साल का नहीं है, आपका 40 साल भी होगा तो भी आप नहीं पहुंचोगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, टेम्परामेंट की समझ नहीं है लोगों को, कि टेम्परामेंट क्या होता है। सिर्फ अपने आर्ट में अच्छे होने से आपको कोई काम दे, ये कोई जरूरी नहीं। ये कोई ओलंपिक नहीं चल रही है दुनिया में कि साहब हुसैन बोल्ट सबसे फास्ट होते हो, इन्हें गोल्ड मेडल है, ठीक है। आर्ट का काम सॉफ्ट स्किल है, उसके अंदर पीपल स्किल भी आता है, ठीक है। बहुत अच्छे इंसान से ही लोगों को एवरेज आर्ट में लोग बहुत खुश हैं, ठीक है। और बहुत घटिया इंसान से ग्रेटेस्ट ऑफ आर्ट भी लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर लोग इन्वॉल्व है, ठीक है। आपके आर्ट की वैल्यू का क्वांटम, क्योंकि आप खुद तो कर नहीं सकते, और आप अगर अपने आर्ट की वैल्यू कर रहे हैं तो आपसे बड़ा मैग्नोमेलिया कोई है नहीं, है ना, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए तो हर ही आर्ट बढ़िया है। हाँ, तो अब यहाँ पे एक फैक्टर आ ही गया ना लोगों का, तो उनकी ओपिनियन की इज्जत करनी पड़ेगी, फिर आपको अपना बिहेवियर भी करेक्ट करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, और मैं बचपने से जानता हूँ, मैं बचपने से देख रहा हूँ बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट। हमारे चाचा हुआ करते थे, हम मतलब बड़े पापा हमारे हुआ करते थे, उनका रिश्तेदारी में थे, मतलब डायरेक्ट नहीं, ऐसे दूर के। उनका बड़ा कहना था कि साहब जिस दिन इनकी अटक जाती है, जिस दिन इनकी अड़ जाते हैं, जब किसी से नहीं होता शहर में, तब हमें बुलाना पड़ता है, ठीक है। और उनको बड़ा गर्व था इस बात का कि जब किसी से नहीं होता है तब हमें बुलाना पड़ता है। और हमें बचपन में एक बात लगा कि यार अगर आप इतने अच्छे हैं तो ये आपको सबसे पहले फोन क्यों नहीं करते, हाँ, ठीक है। हाँ, सब लोग अच्छे आर्टिस्ट के साथ ही काम करना चाहते हैं ना, क्योंकि 99% लोग जो आपको काम दे रहे हैं, इनफैक्ट दुनिया में जो 99% काम हो रहा है, 2 जगह हो रहा है, नासा में हो रहा है, इसरो में हो रहा है, और एक आधे जो स्पेस के जो कंपनीज है उनमें हो रहा है। रॉकेट सिर्फ वही बना रहे हैं, ठीक है। और दुनिया में बाकी लोग, मुझे नहीं लगता कि रॉकेट बनवा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो बहुत एवरेज लोगों के साथ जो अपने पंचुअलिटी रखते हो, व्यवहार जिनका अच्छा हो, जो काम भी ठीक ठाक कर देते, उनसे लोगों का काम बहुत अच्छे से चलता है, ठीक है। तो ये वाली बात है ना कि फलाने को मिल गया और ढिमके को नहीं मिला। तो जब आप उन लोगों से मिलेंगे जिनको नहीं मिला है, और आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, अच्छा 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 अच्छा, इसलिए नहीं मिला इनको, ये है इनकी प्रॉब्लम। और बहुत सारे लोग जो आपको लगता है कि डिजर्व नहीं करते, फिर भी वहां है। जब आप उनसे मिलेंगे ना, उनसे बात करेंगे, उनके निजी जीवन में जब आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे, आपको उनसे मिलते ही समझ में आ जाएगी कि अच्छा, अच्छा, हाँ, ये ठीक करते हैं, शायद इसीलिए भगवान ने इनको दिया, इसीलिए ये यहाँ तक पहुंचे, इसलिए लोग इनसे इतना प्यार करते हैं। तो ये बड़ा एक वो नेगेटिव सा एटीट्यूड है कि अरे फलाना, अरे वो तो ऐसे ही है, अरे ढिमके वो तो ऐसे ही है, अरे ये थे साहब, ये थे साहब, ये वो एक अंडरडॉग को सपोर्ट करने का एक वो हमारा एक वो करेक्ट। भी है कि हम जो कमजोर है उसकी हम साथ देना चाहते हैं। और वो मेरे ख्याल से हर जगह वो ट्रू स्टैंड नहीं करता है, वो इमोशन ट्रू स्टैंड नहीं करता। वो स्पोर्ट्स में तो भी स्टैंड करता है। दूसरी बात, जहां तक पैसे के मुतालिक आपने बात करी थी, ये सिर्फ क्योंकि हमारा काम सॉफ्ट स्किल का है ना, इसलिए लोगों को बड़ी दिक्कत होती है पैसे देने, हाँ, ठीक है। हाँ, पर उनका हमारे बिना निजात भी नहीं है, हम्म, ठीक है ना। ये वैसा वाला कि तुम ही से है मोहब्बत, तुम ही से है गुस्सा, ठीक है, हाँ, वाली बात है कि पैसे भी हमको नहीं देने, पर इस्तेमाल भी हमारा ही करना है। कि हाँ, जब खुश हुए तो तुमने क्या किया था, उछल के नाच पड़े थे ना तुम, हाँ, तुमने गीत गुनगुनाया था ना। हाँ, तो तुम्हारे गम का हिस्सा है, तुम्हारी खुशी का हिस्सा है, हमको निकाल नहीं सकते तुम अपने जीवन से, हाँ, ठीक है ना। ब्रेकअप होता है तो गाने ही सुनोगे ना बे, उसके हाँ, बाहर कहाँ जाओगे, ठीक है। हाँ, हाँ, किसी से जब मिलते हो तो किसी का शेर ही पढ़ते हो ना, गालिब का पढ़ते होगे, किसी का पढ़ते होगे। हाँ,
जावेद अख्तर का पढ़ देते होगे, गुलजार साहब की कोई शायरी पढ़ देते होगे, तो आप आर्टिस्ट को निकाल तो नहीं सकते, आप उनकी इज्जत करें नहीं करें, आपकी औकात में ही नहीं है उनको अपने जीवन से अलग करना। पर क्योंकि काम सॉफ्ट स्किल का काम है, इसलिए सोसाइटी को प्रॉब्लम होती है पैसे देने में। उनको मतलब उनको लगता नहीं है कि इनको मिलने चाहिए टाइप का। कि आप कभी किसी बॉक्सर से आप नहीं करते हो निगोशिएट, आप कभी पहलवान से नहीं करते हो कि यार इस बात कितने पैसे क्यों, ठीक है। आप किसी फाइटर से नहीं करते हो आप ये, उनका भी वो काम मतलब नॉन कन्वेंशनल ही है ना, ठीक है। कि किसी को मुक्के मारना मुझे नहीं लगता कि खेतों में होता है या किसी ऑफिस में बैठ के होता है। पर अगर वो मान लीजिए मांगे आपसे पैसे, तो आप एकदम हो जाएंगे, ठीक है साहब। कोई पहलवान अगर बोले कि नहीं साहब हम तो आपके घर आने के लेंगे इतने पैसे, तो आप एकदम हो जाते। पर आपसे कभी कोई पैसे मांगता है, आपको लगता है अरे यार तो मैं बात करके, क्योंकि सॉफ्ट लग रहे हैं आपको, क्योंकि आपको नर्म लग रहे हैं, आप तो आप इनको दबाना चाहते हैं, आप उसको थोड़ा नीचे लगाना चाहते हैं। वो मेरे ख्याल से एटीट्यूड ओवर द इयर्स, क्योंकि सोशल मीडिया आने का जो फायदा हुआ है वो आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा हुआ है, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी जो है उसको क्वांटिफाई किया जा सका कि फलाने के इतने फॉलोवर हैं इसलिए उसके इतने तो बनते ही बनते हैं भाई, अब तुम देख लो, ठीक है। अब वो कैसे बने हैं, क्या बने हैं, वो एक अलग तरह का डिस्कशन है। पर उससे कम से कम एक ये तो हुआ, एक जनरलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से आप थोड़ा बेटर है। एक शिकायत जो मुझे आर्टिस्ट लोगों से, जो तीसरा हिस्सा है इसका, वो है कि इस तरह की कोई भी बात करना कि अजी साहब मुझे पैसों से मतलब नहीं है, अजी साहब मुझे, हर वो इंसान जिसे पैसों की जरूरत है उसके पेट पे आप लात मार रहे हो अपने हाथ से फिजिकली। इट्स इक्वल टू रियली, असली में किसी के पेट में मुक्का मारने जैसा है जब आप ये कोई आर्टिस्ट ये कहता है, चाहे वो कितना ही बड़ा आर्टिस्ट हो, कि मुझे ये पैसों से कोई मतलब नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे अकाउंट में कितने पैसे। हर आर्टिस्ट को, और ये मेरी बात है सिर्फ आर्टिस्ट को लेकर, कि हर आर्टिस्ट को अपने काम की क्या कीमत है, उस काम के कितने पैसे उसे मिल रहे हैं, उन पैसों का कैसा इस्तेमाल उसे करना चाहिए, उन पैसों को किस तरह से संभाल के वो रखें। हमने साहब जीवन में अपने बड़े बड़े लोगों को देखा, बड़े बड़े उस्तादों को देखा, जो बहुत गरीबी की हालात में जिंदगी जिन्होंने काटी है। हमने बहुत एवरेज आर्टिस्ट कलाकारों को देखा जो बहुत शान और शौकत से अपनी जिंदगी रहते हैं। इसके अंदर आर्ट का कोई लेना देना नहीं, इसके अंदर पर्सनल टेम्परामेंट का लेना देना है। इसके अंदर उनके कदरदानों की भी गलती नहीं है कि साहब इतने मशहूर इतने बड़े आर्टिस्ट और झुग्गी में मर गए। तो क्या जितने टाइम वो कर रहे थे तो क्या लोगों ने उन्हें प्यार नहीं दिया क्या? क्योंकि वो जब लोगों ने कहा अरे खान साहब बस अरे आ जाइए आप, तो आपकी बड़ी इज्जत है फलाना ढिमका, चले गए खान साहब। फिर खान साहब मरे ना झुग्गी में, इज्जत तो नहीं, इज्जत तो खाना नहीं देती, ठीक है। और वो सारे लोग जो बहुत एवरेज काम करते थे, है ना, जो ठस्से से रहते थे अपने, ठीक है, फिर भी जो है जिन्होंने पैसे अपने मांगे कि नहीं साहब हम आएंगे तो हम इतने तो पैसे लेंगे ही आपसे, ठीक है। अपना व्यवहार उन्होंने भले अच्छा रखा पर उन्होंने पैसे अपने मांगे, और जरूरत पे लोगों ने उनको बुलाया है, उन्होंने पैसे कमाए और बड़ी शान से, उनके घर है, उनके मकान, उनके बच्चे पढ़ ली। तो टेम्परमेंट जो है आर्टिस्ट को अपना टेम्परमेंट बना के रखना, अपने काम का मेहनताना, जो जब एक मजदूर खड्डा खोदता है तो उसका मेहनताना वो लेता है, ठीक है। अब ये बात हो जाती है कि आपको एक्सपोजर चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको कितने लोगों तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना। उसकी बात यहां तक है कि आपको पहले दूसरे आर्टिस्टों के, दूसरे कलाकारों के सानिध्य में रहना चाहिए, या तो उनको देखें। और अब तो साहब इंटरनेट का जमाना है, आप आर्टिस्टों को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आप 24 घंटे जो चीजें। मुझे याद है कि हम लोग ना छोटा कैसेट रिकॉर्डर लेके जाते थे जब किसी कॉन्सर्ट को सुनने जाते थे, ठीक है, और लोग बड़ा बुरा मानते थे उसको रिकॉर्ड करना। तो हम जो है साउंड वाले से बातचीत करके उसको वहां पे टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड करते थे, क्योंकि लाइव इन कॉन्सर्ट का जो टेप होता था वो इतना ज्यादा महंगा होता था, है ना। सारे जो कैसेट आते थे सितार के जो है वो 80 रुपए, 120 रुपए, और लाइव इन कॉन्सर्ट 180 रुपए, 220 रुपए, 240 रुपए। लंदन फलाना का लाइव इन कॉन्सर्ट, यहाँ का लाइव इन कॉन्सर्ट, क्योंकि स्टेज पे जो आदमी बजा रहा है वो तो मेरे ख्याल से हर वो आर्टिस्ट जो ये कहता है कि उनको कॉमर्स की समझ नहीं है, वो गलत कर रहे हैं। ऐसा कोई भी आर्टिस्ट जो बोलता है कि अरे मुझे पैसे समझ में नहीं आते, तुमको भावनाएं समझ में आती, तुमको जटिल से जटिल तुम इमोशन एक्सप्लोर करने को तैयार हो, तुम 10 मिनट बैठ के कॉमर्स नहीं समझ सकते क्या? बेवकूफ हो गए तुम। हाँ, और अपना नुकसान कर रहे हो आप कलेक्टिवली। आपने एक आर्टिस्ट जब 10,000 रुपए नहीं लेता है तो वो पूरा जो आर्ट इंडस्ट्री है उसके वो 10,000 करोड़ का घाटा कर रहा है, क्योंकि उसके 10,000 रुपए नहीं लेने की वजह से वो किसी और को 10,000 रुपए नहीं देंगे। और ऐसे पूरी दुनिया की चेन है, इससे करोड़ों करोड़ों हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है आर्ट फैटर्निटी। किसी का बच्चा स्कूल चला जाएगा यार, आपकी आदत मत खराब करो आप लोगों से। तो ये
हाँ, पता नहीं कितनी सही बातें हैं कि नहीं है, बस ऐसी हमारे मन की बातें हैं बस। बट हमारे मन की बात है, हाँ, हमारे मन की बात। ये बात है बस, ये तो है डिस्क्लेमर। अगर आपने कहा कि लोग लोग बहुत अलग अलग टाइप की बातें करते हैं कॉमेडी में या फिर हर आर्ट फॉर्म में, एक ऐसा है कि ये ज्यादा सक्सेसफुल है, नहीं ये ज्यादा सक्सेसफुल, नहीं मैं भी हो जाता अगर यूं, इस टाइप की, या फिर नहीं 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 अरे अपना कुछ अलग है, सबका एक 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 वो चल रहा है। तो एक इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि इंसान, आर्टिस्ट इन दिस केस, पूरे टाइम अपने आप को दूसरों से ही कंपेयर करता रहता है कि वो इसलिए चल रहा है क्योंकि उसमें वो है, मैं भी चल जाता अगर मैं ऐसे करता तो, बट मेरी चॉइस है कि मैं वो नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल कि अरे वो हिंदी कर रहा है इसलिए नहीं, वो अंग्रेजी कर रहा है नहीं, वो टीयर 2 है नहीं, वो ऐसा है, वो मासी है मैं क्लासी हूँ, वो ये है। हाँ, सबने एक एक थियरी अपने मन में बनाई हुई है जिसमें कि दिन भर सक्सेस की बातें चल रही है वगैरह वगैरह। तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि कैसे किसी आर्टिस्ट को फिर सिक्योर रहे अपने मन में, या खुद पे काम करे, दूसरों से कंपेयर करे, सक्सेस क्या है नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह। और ये बातें आप देख रहे हो, लगभग 10 साल हो गए, आपने बहुत लोगों को देख लिया, अलग अलग शहरों में देख लिया, अलग अलग भांति भांति के लोग देख लिया आपने, जनरेशन देख ली, हर 2-3 साल पे एक एक वो परत भी नई नई कॉमेडी में भी आई। तो आपको क्या लगता है इस बारे 2022 में जो रील बन रही है जिस जोक पे, में? वो हम 2010 में ट्विटर पे देख चुके हैं, उसकी 6 बार मौत हो चुकी है ट्विटर पे। उसके बाद वो फेसबुक पे मरे कई 100 बार। और उसके बाद न्यू कंटेंट के नाम पे वो आ रहा है रील्स में। ठीक है, कि कुछ लिख कर सोना, कुछ पढ़ कर सोना, जहां थे कल वहां से बढ़कर सोना। ठीक है, मुझे याद नहीं कि मुझे अभी टॉप ऑफ द माइंड, सुबह हम लोग पढ़ रहे थे, बात कर रहे थे, अरे मेरे को टॉप ऑफ द माइंड नाम याद नहीं आ रहा है, पर इस तरह का शेर। तो मेरी जिंदगी में मैंने जो बड़े फैसले लिए उसमें से एक ये भी था कि मैं हमेशा ग्रोथ में इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, मेरा क्वांटम जो है वो ग्रोथ का ही है। क्या मैं कल से बेहतर था आज, और क्या आज मैं अगले अपने लम्हे से बेहतर इंसान, बेहतर समझ के साथ बनूंगा क्या, ये मेरे को सबसे ज्यादा फायदा देती है। इन टर्म्स ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत नेचुरल है, क्योंकि बहुत ज्यादा आप जो है बहुत डिपेंड करते हो दूसरों के पसंदगी नापसंदगी पे। ठीक है, बहुत बार जब आप फॉर एग्जांपल आजकल जब लोग क्रिएटर बनने की कोशिश करते हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी फोटोज अपलोड करते हैं, रील बनाते हैं, तो उनका एक नैरेटिव होता है जिसके अंदर उनको ऐसा लगता है कि उनके आसपास के लोग उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। हम्म। ठीक है, उनके आसपास के लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। इस मुल्क में साहब 150 करोड़ लोग रहते हैं, हम्म। तुम्हें 10,000 नहीं मिल रहे हैं सपोर्ट करने को। हम्म। आप तो इंटरनेट पे डालते हो ना उसको, आपके घर के व्हाट्सएप ग्रुप पे थोड़ी चला रहे हो। हम्म। ठीक है, नहीं कर रहे ये 6 लोग, छोड़ो इनको, 50 हैं, 50 को छोड़ो, 50 के अलावा 50 माइनस जो 150 करोड़ लोग हैं, ये लोग भी तो नहीं देख रहे ना तुम्हारा। हम्म। तो आपकी नाराजगी या तो 150 करोड़ से होनी चाहिए, या आप इन 50 को भी माफ करो। हाँ। इंसान अपने आसपास के लोगों से ज्यादा कुड़ता है बनिस्बत बाहर के लोगों से। हाँ। हाँ भाई, अरे फ्री मीडिया में भाई आप डालोगे, चल रहा होगा चल जाएगा, नहीं चल रहा है कोई रीजन है नहीं चल रहा है। ठीक है, इनको कोसने से कोई मतलब नहीं है कि ये नहीं कि ये जो है ये मेरा शेयर नहीं करते हैं, इस वजह से नहीं बढ़ पा रहा भाई साहब, वरना तो हम बहुत आगे निकल जाते। अरे ये भी नहीं शेयर कर रहे और बहुत सारे लोग हैं, 150 करोड़ लोग हैं जो नहीं कर रहे शेयर, है ना। किस किस को, वो कहते हैं ना कि वो पाकिस्तान में एक वो है ना कि किस किस का नाम पूछेंगे आप। ठीक है, तो किस किस को आप जिम्मेदार ठहराएंगे अपनी नाकामयाबी के लिए? आपकी मेहनत में कमी, आपकी समझ में कमी। बहुत सारे लोग मेहनत और समझ को जो है वो मिला देते हैं कि मैंने तो इतने वीडियोस बनाए, कुछ चलते ही नहीं। ये वैसा ही है जब लोग कोई बोलते हैं ना कि मैं तो इतनी पार्टीज में गया, कोई काम का बंदा ही नहीं मिला आज तक। आप लोगों से मिलते हो और वो ओवर द इयर्स काम के हो जाते हैं। ठीक है, बात ये है। ठीक है, वैसे ही आपकी समझ से आप आर्ट बनाते हो। आर्ट कुछ भी बनाने लग जाने से कुछ होता नहीं है, आपकी समझ क्या लोगों की समझ से अलाइंड है, आप जो करना चाहते हो वो लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका इतना रोल है, फैक्टर है। बनाते रहने से थोड़ी होता है कुछ। मैंने इतना बनाया फिर भी मेरा नहीं चल रहा, बनाता रहे, उसमें क्या है। तो एक बात तो ये है कि आपकी समझ पे भी काम करना पड़ेगा और आपको बनाते रहना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हर बार जब आप कुछ बना रहे हैं, हर बार जब आप कोई पीस लिख रहे हैं, हर बार कोई रील बना रहे हैं, जब आप कोई स्टैंड अप कर रहे हैं, आपको नया पीस लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं आप, तो क्या आपकी समझ बेहतर हो रही है क्या? क्या आपने नए अल्फाज इस्तेमाल करे? क्या आपने नया तरीका इस्तेमाल किया है क्या? जो पिछली बार नहीं किया था वो किया है क्या?
जब आप ग्रोथ को अपने काम की मेहनत से जोड़ते हैं तो हर बार आपको अपनी जिंदगी पॉजिटिव लगेगी, क्योंकि चली नहीं चली फर्क नहीं पड़ता। आप तो ग्रो आपका तो ग्रोथ हो गया ना, थोड़ा सा आप आगे बढ़ गए, आप 3.5 से 3.25 हो गए ना आप, हाँ हाँ है ना, 3.5 से 3.75 हो गए आप। हाँ तो ये जब आप अपने आप को गिनेंगे तब आपको सिक्योरिटी आएगी अपने आप को लेकर। दुनिया चाहे बोले अरे आप तो साहब, अरे साहब हमको बड़ा बोलते, अरे आप पहले बड़ा ऐसे थे, आप ऐसे नहीं हो गए, या आप बोलते नहीं आप बेहतर हो गए, आप पहले ऐसे, पहले आप इस तरह की बातें करते थे, अब आप इस तरह की बातें करते हैं, है ना। हाँ हमने इन सबसे अपने आप को बहुत अलहदा रखा है हमेशा, चाहे कोई भी ट्रिक हो, कोई दूसरे की ट्रिक हो, हमारी ट्रिक हो, है ना, सामने वाले की ट्रिक हो कि इनकी तो सब ये ट्रिक है इसलिए ये ऐसा है, इनका चलता हाँ है, हमारी तो ये ट्रिक है इसलिए इनका ऐसा चलता है। हमने उस हर तरह की कॉन्वर्सेशन से अपने आप को अलग रखा है। उसका कारण ये है कि आ, ये हमारा जी जानता है और हम जानते हैं और हमारे लोग जानते हैं जो हमें पसंद करते हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं, कि हमारे उनके बीच का रिश्ता क्या है। इसमें कोई कितना भी साइंस लगा, और ये मेरे ख्याल से दूसरों के काम में ट्रिक ढूंढना जो है, ये बड़ी सस्ती हरकत है, हाँ बहुत सस्ती हरकत है ये। तो कहने का लब्बे नुमान ये है कि सिक्योरिटी जो है वो आपके अंदर से आएगी, हाँ आपको दूसरे को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आपको गीबत करके अच्छा लगता है और यही आपकी गिजा है रूह की, ठीक है, दूसरों की बुराई करने से आपकी आत्मा शांत शांत होती है, तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर करते रहिए आप। पर उससे ग्रोथ तो नहीं हो रही आपकी, और इनसिक्योरिटी तो नहीं जाएगी दोस्त। हाँ हाँ। एक लास्ट बात आपसे करने थे ताकि इससे पहले हम ये कॉन्वर्सेशन खत्म करें। वो ये है कि क्योंकि हमने काफी टूर किया था, बहुत जी बार भाई। भारत के, मतलब लगभग हर शहर में हम, मैं और आप तो जा ही चुके, मतलब आपके साथ मैं हम्म। गया। और वो लाइफस्टाइल में हमने ये काफी डिस्कशन किया था कि यार ये क्या लाइफ है यार। मतलब कई बार ऐसे हुआ है कि हम उठे और हमें याद नहीं हम आज कहाँ है। मुझे अभी भी याद है सुबह हमने डिस्कस किया था कि हम आज भोपाल में हैं कि जयपुर में। लाइक होटल में पता ही नहीं लग रहा कि हम कहाँ हैं नहीं है। और आप तो खैर मतलब अभी यूरोप हो गया, यूएस हो गया, यहाँ पे भी और कई सी ऐसे शोज हम करते हैं जो शायद लोगों को पता भी नहीं, जो कॉर्पोरेट शोज है, कॉलेज शोज है, प्राइवेट गिग्स किनको कहते हैं। चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। अलग अलग टाइप के लोग मिल रहे हैं, और शोज भी सिर्फ शो नहीं है ना। लोगों को लगता है कि शो का मतलब सिर्फ जो तुमने स्टेज पे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा टाइम, उसके पहले ट्रैवल, वहां मिलना, वहां के प्रमोटर्स, वहां के रिश्तेदार, वहां के जान पहचान के लोग, वहां के फैंस, वहां के कुछ स्टॉकर्स, पता नहीं कोई एंड ही नहीं है। आप निकल रहे हैं फिर लोग फिर आ रहे हैं, पता बहुत कुछ जाता है उस 1.5 2 घंटे के आगे पीछे। तो कैसे सैनिटी मेंटेन करे कोई, मुझे मुझे और ये आपसे मतलब एज अ पर्सनल क्वेश्चन ये जानना था कि हाउ टू बी सेन इन इन दिस वर्ल्ड ऑफ, जहां पे आपको ऐसा लिफ्ट में छुपा के ले जाया जा रहा है और निकल रहे हैं, और रात में 3 बजे शो कर रहे हैं, 5 बजे कहीं की फ्लाइट ले रहे हैं, शाम में घर आ रहे हैं, और पर्सनल कमिटमेंट्स भी हम सबके, यार दोस्त हैं, उनकी शादियां हैं, उनके बर्थडे हैं, परिवार है, घर वाले फोन करते हैं 1 महीने से तुम मिले नहीं यार, इतने क्या बड़े आदमी हो गए तुम। तो ये सब कैसे क्रैम करते इट्स इम्पॉसिबल, इट्स नॉट इजी टू बी सेन, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इट विल ईट यू हैं? अप। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, इसमें ये कीमत आप चुकाते हो कि अपना जहनी सुकून जो है वो आप बेचते हो जब आप इस तरह की जिंदगी जीते हो, जो देखने में बहुत ज्यादा शूशा लगती है, पर ऐसा नहीं कि उसके अंदर अरे साहब बड़ा अंदर का बड़ा खराब है, वो वही है उसका मतलब, वही मीटर है, मीटर है ना। हाँ अब राजा की गद्दी में अगर सुइयां हैं तो हैं साहब हैं, हाँ अब आप बैठो और वो सुइयों के साथ ही बैठो, वो गद्दी नहीं बदल सकती, हाँ ठीक हाँ है। थोड़े दिनों में आपको उकड़ा होकर बैठना आ जाता है उस पे बस, हाँ ये है। और लोग बोलते हैं वाह साहब क्या मैनेज करते हैं, ये तो वाह वाह, और दूसरों को लगता है कि अरे क्या मजे कर रहे हैं साहब, ये बड़ी सी कुर्सी पे बैठे। तो वो हर इंसान अपने मन की जानता ही है, और ये टूर लाइफ बहुत एक्सपेंसिव होती है और बहुत इट टेक्स अ लॉट ऑफ यू पर्सनली, ठीक है। हाँ हर वो शख्स जिसको ऐसा लगता है कि ट्रैवल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, उसको जैसे हर किसी को लगता है ना कि मैं स्टेज पे चढ़ूंगा और मैं तो बड़ा फनी हो जाऊंगा और ये हाँ, उन सबको हमारी सलाह रहती है आना तो करना, तो हाँ करना, तो करना, जाना हर दिन, हाँ कि पूरा साल की हर दिन जब तुम स्टेज पे चढ़ रहे हो कोई नहीं हंस रहा है और जिल्लतें हो रही हो, बेइज्जतियां हो रही हो, और उसके बावजूद आप अगले दिन आते हो। मैं एक बार कहीं किसी 2016 में इंटरव्यू में कहा था कि जब आप लोगों के सामने खड़े होकर बात करते हो और लोग हंसते हैं तो ये आपकी हॉबी हो सकता है। प्रोफेशनल आप उस दिन बनते हो कि जब एक रात पहले आपको कोई नहीं हंसा और आपकी जिल्लत हुई है, उसके बावजूद आप अगले दिन उठ के फिर से जाते हो, हाँ ठीक है, और फिर से अटेम्प्ट करते हो। वो है आपका रास्ता प्रोफेशनल होने का, करेक्ट। ठीक है। तो
तो टूर लाइफ में एक चीज जो मुझे ये लगती है, और कोई भी आर्टिस्ट होंगे जो देख रहे होंगे जिनको ऐसा लगता है कि यार टूरिंग करनी है प्लान का, आ, उनको मेरी बस यही सलाह होगी कि अपने लोगों से प्यार करें, इंसानों पे भरोसा रखें, इंसानियत पे भरोसा रखें। मुझे बड़ा ही सुंदर लगी यार ये बात कि आप अगर किसी को ये कहो कि भाई 2 मिनट में आता हूँ, जरा बैग का ध्यान रखना, आप 5 मिनट बाद भी आएंगे ना, वो खड़ा मिलेगा आपको। हाँ, हाँ, ठीक है, आपका पूरा जीवन निकल गया इंसानों के आसपास, ठीक है, जिन्होंने आपका ख्याल रखा है, ठीक है, और आप वो 4 चूतिए, है ना, पार्डन माय फ्रेंच, है ना, जिन्होंने आपको रॉन्ग कर दिया, वो भी आपके अकॉर्डिंग, बाय द वे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर दोनों वर्जन सुनोगे तो उसमें आपकी गलती निकलेगी, ठीक है। है ना, अरे साहब किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, फलाना ढिमका, अरे जाओ यार तुम, खरबों गाड़ियां चल रही हैं इस वक्त सड़क पे, और दो दो ड्राइवर्स की बस एक एक क्षण भर के लिए उनकी आंखें मिलती हैं, और वो एक अंडरस्टैंडिंग, भरोसा कि हाँ भाई तू रुक जा, मैं निकल रहा हूँ। हाँ, 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 ये दुनिया चलती है इंसानी भरोसे पे, भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप? वाह, हाँ, आप कैसे आप कह रहे हो कि इंसानी भरोसा, तो इंसानों पे भरोसा रखें, ज्यादातर लोगों से मिले, और मेरे जीवन में मैंने ये मान लिया है सर कि लोग हैं और वो रहेंगे, कि हाँ, कोई तो देख रहा है, मतलब ऐसा उसका कोई तो देख रहा है वाली बात नहीं, मैं मानता हूँ कि कोई कैमरा लगा कहीं पे, हाँ, पर जैसे अक्सर, जैसे जब लोगों से मैं बात करता हूँ तो मिलते नहीं, वो मिलते हैं पर वो मिलते नहीं है मुझसे, वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उस हाँ, इंटरेक्शन को, हाँ, कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो जाकिर भाई बोलते हैं, जाकिर बोलते हैं, और एक बोलते हैं जाकिर खान, हाँ, ठीक है, उनके लिए आप इंसान नहीं हो। हाँ, हाँ, और वो हो सकता है वो कॉमेडियन हो, चाहे वो जो जो मिले नहीं है शायद 2-3 सालों से, पर वो मतलब वो एक बड़ा एक थ्रोवे नेम होता है ना, मतलब कि खैर मैं बहुत छोटा हूँ उस तरह की किसी भी चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान के बारे में अगर आप हाँ, तो बोले कह रहा है मैं कोई शाहरुख खान थोड़ी, अरे क्या शाहरुख खान थोड़ी है तू, हाँ, इसमें शाहरुख खान इंसान नहीं है, करेक्ट, इसलिए शाहरुख खान को इमोशन नहीं, उसे दर्द नहीं हो सकता, वो कोई फील नहीं करता है, और ऐसा हर किसी आर्टिस्ट के साथ है, हाँ, अपने अपने तबके पे, अपने अपने लेवल पे। तो करेक्ट, लोगों में तो बड़ी कम एम्पैथी है इस बात की, करेक्ट, उनकी समझ में नहीं हो आप किसी भी तरह के इंसान, तो ये वो आपको इंसान नहीं मानेंगे, तो आपको इस बात से ओके होना पड़ेगा कि वो और उसमें उनकी गलती नहीं है, हाँ, ऐसा नहीं कि वो गलत है या वो समझ नहीं रहे कि आपका पर्सनल स्पेस क्या हो सकता है, पर ये क्योंकि उनका फैसला भी नहीं था ना, पब्लिक फिगर बनने का चॉइस आपका है। करेक्ट, कोई लोग आप घर पे सो रहे थे और ऐसे आपको हार फूल पहना के नहीं है, आपने कुछ काम किया, यू वांटेड टू बी दिस, करेक्ट, एंड दैट्स व्हाई यू हैव गॉटन दिस अटेंशन, करेक्ट, सो यू ब्लडी डील विद इट फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, है ना, देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम इट, हाँ, ठीक है। लोग तो तस्वीर खिंचवाने आएंगे, आपको हाँ बोलना है ना बोलना है, पर आप चिढ़ नहीं सकते उनसे, करेक्ट, हाँ, है ना। चिड़चिड़, इसी बात को मेरे वालिद साहब ने मुझे 2015 में कहा था कि जब तुम्हारा नाम हो जाएगा तो याद रखना कि अच्छे इंसान बनने की एक्टिंग नहीं चलेगी, हाँ, अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, हाँ, ठीक है, लोगों से मिलकर खुश होना पड़ेगा। वाह, तो हम कल किसी को कह रहे थे ऐसे ही कि हमारा जो पर्सनल स्पेस जिसको बोलते हैं ना, वो सर हमारे बिस्तर तक है, हाँ, जिस वक्त हम उसके नीचे कदम रखते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हम पब्लिक स्पेस में हैं, करेक्ट, फिर हमको ये लगता है कि हम जिस भी इंसान से मिल रहे हैं, हम चाहे कितने भी प्यार से मिल रहे हैं, हो सकता है वही कहानी कुछ और बना के किसी और को सुनाए, हमने अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लिया है, हम करके रखते हैं, ठीक है। हाँ, कोशिश हमें करते हैं कि हम उन्हीं लोगों के साथ रहें जो हमारे दोस्त हों, ठीक है, जिनसे हम बहुत सालों से मिले हुए हैं, और अल्लाह का करम है, शुक्र है, टचवुड, दोस्त बहुत है, ठीक है, और आज के नहीं है, तो ऐसा नहीं कि बस नाम हो गया तो दोस्त बन गए, हाँ, सालों साल के दोस्त है, ठीक है, बचपने के दोस्त हैं, अरे 4,500 तो मेरे फेसबुक पे तब थे जब मेरा वीडियो नहीं डाला था मैंने कोई, ठीक है ना, जिस शहर में जाते हैं, जिस गली में जाते हैं, वहां से एक आधा तो कोई निकलता ही है, हमको भरोसा है इस बात का कि फलानी जगह रुको कोई होगा, करेक्ट, ठीक है। और ये आपका और मेरा ये बड़ा कॉमन एक रिश्ता है इस बात का ना, कि वहाँ हाँ हाँ कुछ तो होगा, कुछ कोई तो मिलेगा हमारा। कोविड में जितने लोगों को जरूरत थी, अपन जैसे, खैर मैं इस बारे में बात नहीं करता, और मैं कहता हूँ कि जो भी हम लोग को थोड़ी बहुत मदद जो पहुंचानी थी, वो इस बात पे कभी नहीं पहुंचाने को करना पड़ा कि तकरीबन तकरीबन 40 एक पेशेंट एक बार हमारी जान पहचान के जिनको जरूरतें थी, वो सब एडमिट थे, ठीक है, करेक्ट, अलग अलग अस्पतालों में, जिनको अलग अलग तरह की जरूरतें थी, किसी को सिलेंडर चाहिए था, किसी को बेड चाहिए था, किसी को दवाइयां चाहिए थी, किसी को इंजेक्शन चाहिए था। अब अल्लाह की कसम, खुदा पाक की कसम कह रहा हूँ कि नाम नहीं लगाना पड़ा कहीं भी, हम्म, कोई 2009 का दोस्त, कोई 7 का दोस्त, कोई 5 में मिला हुआ, कोई 99 में जो क्लास में पढ़ता था, जिनसे रिश्ता रखा है हमने, करेक्ट, करेक्ट,
जिनसे रिश्ता कामयाबी का नहीं है। वो दिल्ली में जब हम रहते थे और नहीं चलता था काम, तब भी वो मिलने आते थे। वो छोटे से कमरे में भी रहते थे, चाहे उनका चाहे बंगला हो कहीं पे, वो हमारे कमरे में ही आके मरते थे वहीं आके। ठीक है, ठीक है। तो वो लोग ही काम आए हैं। मतलब हमको बहुत इस बात का गर्व है, हमको फक्र है इस बात पे कि हमको कोई भी एक्स्ट्रा लोगों से बात नहीं करनी पड़ी। अपने लोग बनाएंगे, अपने लोगों पर भरोसा कीजिए। और क्या, और जब आप ट्रैवल करेंगे, टूर करेंगे, तो आपको बहुत अकेला महसूस होगा, बनस्पत इसकी कि आप कितने सारे लोगों में भी आप शो कर रहे हो। हजारों हजारों की भीड़ होगी, देखने आएंगे लोग आपको, 10-10 सैकड़ों हजारों में लोग आएंगे आपसे मिलने। पर वो भीड़ जो है, और आपका तन्हा महसूस करना, अकेला महसूस करना, जो है उसका आपस में कोई अ, उसका तारतम्य नहीं है, जुड़ावा नहीं है। अकेला महसूस होगा होगा, ये मान के चलो। ये मत करना कि अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पर मैं तो ऐसा इंसान हूं, मुझे, डोंट फाइट विद। ठीक है, कॉल योर पेरेंट्स, टॉक टू देम, कॉल योर फ्रेंड्स, टॉक टू देम, बी ओके अबाउट इट। ऑल्सो ट्राई टू गैदर अ लाइफस्टाइल। थोड़ा सा कंडक्ट अपना एज एन आर्टिस्ट आपको बेटर रखना पड़ता है, लोगों से मिलके। मैं अपने दादा के साथ मैंने बहुत ट्रैवल किया, और उससे मैंने बहुत सीखा कि किस नरमी से मिलते हैं, किस किस प्यार से, किस लहजे से मिलते हैं। हर कोई वक्त शख्स जो आपको पसंद करता है, उसकी कोई ड्यूटी नहीं है आपको पसंद करना। ठीक है, उसकी नौकरी नहीं है कि वो आपको पसंद करता है। वो बहुत चाव से आते हैं आपके पास। आपको तस्वीर लेनी है, नहीं लेनी है, फिर भी एक इज्जत आपको उनको देनी चाहिए, है ना। आ, कोई किसी का फैन होता नहीं है असली में, किसी की कोई पहचान थोड़ी है ये कि वो फैन है। उनका अपना जीवन, निजी जीवन तो है ही ना। जस्ट बिकॉज आप आर्टिस्ट और आपका काम चले, समझ थोड़ी कि आप उनकी बेइज्जती करो, बेइज्जती करो। हाँ, कोई लाइन लाइन क्रॉस करेगा तो आप उसको मना करोगे उस लैंग्वेज में। जैसे कल हम वॉक कर रहे थे, यहीं पे एक गाड़ी रुकी, बड़ा स्क्रीची साउंड हुआ, और वो रुके, और वो आए, बोले हे जाकिर, मैन मैन मैन, यू हैव टू नो दिस वेरी अर्जेंट। और आई वाज विद कपल ऑफ पीपल, और मतलब वो इतना इंटिमिडेटिंग था। वो 8-10 लड़के एक साथ आए कि वो डर गए, वो लोग सब साथ में। ठीक है, तो वहां पे मैंने बोला, नो, जस्ट स्टे देयर, पहले बताओ क्या बात। यू विल हैव टू लिसन टू दिस, यू विल हैव टू, देयर इज नथिंग हैव टू। आपको प्यार से बात करनी पड़ेगी। उनमें से एक समझदार तो उसने बोला, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हम बस आपको पसंद करते हैं, 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या। मैंने कहा, मैं अलग आऊंगा आपसे बात करने के लिए। मेरे साथ के जो लोग हैं, उन्होंने थोड़ी वीडियोस अपलोडेड। उनको इन्वेट करना, या उनको घेर लेना, या उनके साथ एकदम आसपास 8 लोग आ जाना, वो अच्छा नहीं। तो मैंने उनको बोला कि आप लोग साइड में हो जाइए, मैं बात कर लेता हूँ। तो मैं 2 मिनट 5 मिनट उनसे बात करी। पर ये कि किसी किसी का तरीका सही नहीं भी हो, पर ये आपको बताना पड़ेगा उनको। लोग छुप छुप के फोटो लेते ही है ना आपकी। करेक्ट। आप कहीं ट्रायल कर रहे हो, आप किसी रेस्टोरेंट में खड़े हो, है ना, लोग वीडियो बना रहे हैं आपका। ठीक है, ये सब होगा, और ये सब इसका बहुत सारा सारा होगा। ठीक है, आप और तो ये वो बात है ना कि ऐसे नहीं कर सकते आपकी मीठा मीठा खाखा और खारा खारा तू तू। वो जो स्टेज पे खड़े होकर जब आप 10,000 लोगों से बात करते हो, मैं कोटा गया था, 1 लाख बच्चे थे उस दिन वहां, है ना। इट वाज सो सरियल टू जस्ट, वो ताहत्ते नजर जो है आपकी, जो है बिल्कुल हुजूम ही हुजूम। जहां तक नजर जाए वहां तक लोग ही लोग हैं। उसका जो हाई है ना, उसकी एक कॉस्ट है ये सब। ठीक है ना। जैसे कोई कोकेन करता है, उसका नशा होता है, उसकी एक कीमत आप चुकाते हैं, और उसके बाद उस नशे के साथ जो होता है, उसका रेपरकशन भी आपको झेलना पड़ता है ना। किसी की सांस सांस अटक जाती है, कोई मर भी सकता है। करेक्ट। ऐसे आर्टिस्ट लोग हैं जो अकेले में फांसी लगा ला सकते हैं, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे थे, टूर कर रहे थे, है ना। तो सब तरह का सुसाइडल भी फील होगा किसी दिन अकेला भी महसूस होगा, किसी दिन रोना भी आएगा कि इतना लोग प्यार करते हैं, मैं डिजर्व करता हूँ, नहीं करता हूँ। किसी दिन ऐसा लगेगा कि जो सूरज है वो साहब हमारे पिछवाड़े से ही निकलता है, हम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग भी आएगी। तो हमको तो बड़ा अपने आप को बाहर से देखते हैं, हमको बड़ा सुंदर लगता है कि अच्छा, किसी दिन तुमको घमंड हो रहा है, किसी दिन तुम बहुत ही लुच्चा फील कर रहे हो, सब एक साथ है सर, बड़ा सुंदर है वो। और वो तो अगर जो भी आर्टिस्ट लोग हैं, इसीलिए आप देखिए कि जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो ऐसे बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि बेवकूफ है, कमजोर है, इसलिए क्योंकि ये सब जो हाइज और लोज, और हाइज और लोज, वो सब देख के उनको समझ में है कि सरल रहना, सिंपल रहना, प्यार से रहना ही जीवन है। बहुत हाई में हाई नहीं होना है, बहुत लो में लो नहीं होना है। एक समन्वय सा, एक 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 लय सी बना के रखनी है जीवन में। तो वो लय जितनी जल्दी, अगर आप ट्रैवलिंग आर्टिस्ट हैं जिसका काम इस तरह का है, वन में आर्टिस्ट की क्या बात है, सेल्स में भी अगर है और इस तरह का काम, उसका जो बहुत ट्रैवल का काम है, तो लय अगर आप जीवन में बना लेंगे तो आप सेटल रहेंगे, वरना ये सब दिक्कतें आएंगी साहब। चलिए, थैंक यू जाकिर। अब हम करेंगे रैपिड फायर। उसमें क्या होता है कि 10 सवाल होंगे, आपको बिना सोचे जवाब देना।
और फिर एक बार बिल्कुल। क्विकली आधा आधा 1 मिनट हर जवाब पे अगर आपको कुछ ऐड करना है तो कर देंगे, ठीक है? ठीक आप रेडी है? ठीक है। है। हाँ ready। फेवरेट बुक? यार तरकश किताब हमारे दिल के बेहद करीब है। जिंदगी में वो उसका बड़ा सहारा रहा है जब मुश्किल दौर था, तो वो किताब हमारी favorite। ओके। फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन? सर फेवरेट स्टैंड कॉमेडी मेरे हैं डेव चैपल। मैंने उनको लाइव भी देखा है ह्यूस्टन में। ह्यूस्टन या डालस में मैं कहीं पे उनको लाइव देखा है, और बड़ा सरियल सा एक्सपीरियंस था उनको लाइव देखा। बहुत मजा आया मुझे देख के। और एक होता है ना शेयर टैलेंट, वैसा वाला। वाह वाह। फेवरेट मूवी? सर गैंग्स ऑफ वासेपुर और हम आपके कौन, ये दो पिक्चर मुझे मुझे कंठस्थ है मुझे। डन। मुझे फेवरेट थिंग पुरानी अबाउट याद है। इंदौर? सर फेवरेट थिंग अबाउट इंदौर, इंदौर में खाना बहुत अच्छा मिलता है और खाने की कीमत बहुत कम। तो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी और शहर का सबसे गरीब लड़का और शहर का सबसे अमीर लड़का दोनों इंदौर का सबसे बेहतरीन खाना खा सकते हैं उतने ही पैसों में। वाह वाह। अगर आपके पास दिन के 45 रुपए हैं तो आप 7 रुपए के पोहे और फिर 7 रुपए की कचौरी और फिर गोलगप्पे और मालपुआ आप 10-15 रुपए का खा के आप निश्चिंत सो सकते हैं। पूरा दिन का मील आपका हो जाएगा 45 रुपए में, और इसमें आपने शहर का सबसे बेहतरीन खाना खाया है। वाह वाह। फेवरेट थिंग अबाउट दिल्ली? सर मौसम बहुत प्यारा है सर, वहाँ का लोग फॉग वॉग कहते हैं, पर हर चीज वहाँ पे ना बड़ी एक्सट्रीम होती है। इसलिए जब प्यार होता है तो बहुत होता है, जब सर्दी होती है तो बहुत पड़ती है, जब गर्मी पड़ती है तो बहुत पड़ती है। प्यार करते हैं तो बहुत करते हैं, गुस्सा करते हैं तो बहुत मारते हैं। तो वो मुझे लगता फेवरेट थिंग अबाउट मुंबई? है। सर लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, ठीक है, मतलब इनको अपने काम से काम है सर, इन्हें कहीं जाना है वो हाँ, जा रहे हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो आप। ठीक है, हाँ। बहुत मतलब सेफ्टी का भी सीन बहुत अच्छा है यहाँ का माशाल्लाह से। आपका फेवरेट शेर या पोएम? मेरी मिर्जा गालिब की वो गजल है ना कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज गुफ्तगू क्या है। ये मुझे बड़ा पसंद है ये शेर। और जो शेर मुझे बहुत पसंद है कि अब और कितनी मोहब्बत तुम्हें चाहिए फरार। ठीक है, ये जो उनका शेर है कि शायद ऐसे कुछ है, मैं शायद पैराफ्रेज कर रहा हूँ कि माओ ने तेरे नाम पे बच्चों के नाम रख दिए, इस तरह से अरे वाह फराज का शेर है। ये वाह दो चीजें बड़ी पसंद है मुझे, मतलब मेरे को जो सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना कि पहला याद क्या हुआ, वो ये था। वाह वाह। फेवरेट क्रिकेटर? मैं सर उस जनरेशन से आता हूँ जहाँ सचिन को हमने देखा है। और मतलब कि हो सकता है जो अब जो लोग क्रिकेट देख रहे हैं उनको उतना याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। पर कोई आदमी अपना काम अगर 25 साल तक कर रहा है, 25 साल तक कोई अगर एक्टिव क्रिकेट खेल रहा है और उसको दुनिया मानती है कि वो भगवान था, तो फिर मानती मतलब मान लो, इतने सारे करोड़ लोग गवाही दे रहे हैं तो आप मान लो कि वो भगवान था। सही बात। फेवरेट वेब सीरीज? सर फेवरेट वेब सीरीज सर मुझे पाताल लोग बहुत अच्छी लगी, मुझे हाँ, दिलीप कलावत बहुत पसंद है, उनका काम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक हाँ। है, फेवरेट एक्टर? मुझे लगता है कि इरफान साहब से ज्यादा खूबसूरत एक्टर हिंदुस्तान मुझे इस सरजमीन के इतिहास में नहीं हुआ है। उनसे ज्यादा बेहतरीन शख्स मेरी, और मैं बहुत लकी था कि आखिरी सालों में मेरी उनसे मुलाकात थी, मेरी बातचीत थी थोड़ी बहुत, बहुत कम बात पर मैं मिला उनसे कि मैं उनको मैसेज कर सकता था कि सर कैसे हो आप, इस तरह। वाह वाह। यही था रैपिड फायर, और आपने ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा सब में ऐड कर दिया, बट मैं एनीवे एक रिकैप कर लेता हूँ इनकेस आपको कुछ ऐड करना हो। फेवरेट बुक? आई थिंक शायद विश्वास और आपने दोनों इस किताब का नाम लिया, उस घर में काफी इंपॉर्टेंस है इस किताब की। सर इस घर हमारे घर में वो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि क्या है कि वो हम रेलवे स्टेशन से खरीदी थी हमने, और उसके अंदर जिस तरह के का मेजर जो, क्योंकि वो जावेद साहब के स्ट्रगल की कहानी, तो उसी तरह के दौर से हम गुजर रहे थे। वही कि पैसे बिल्कुल नहीं है घर पे, बोल दिया नौकरी लग गई है, नौकरी लगी नहीं है, ऐसे खाने का प्रॉब्लम, घर जाते तो नहीं हो, वो प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम हमने झूठ बोला, प्रॉब्लम झूठ का था। हमने बोला हमारी नौकरी लगी हुई, क्योंकि वो बोले थे वापस आ जाओ, नौकरी नहीं लगी तो आ जाओ वापस। हम बोले नहीं नहीं नहीं, हमें लगी हुई है, हमारी लग गई है, लग गई। तो जिस वक्त हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे, उस वक्त घर वालों का ये मानना था कि ये अय्याशी करी, ठीक है। तो पापा तो हमारे फोन करे बोलते थे भैया क्या सारे पैसे खुद ही खर्च करो, थोड़ा घर भी भेजा करो, थोड़ा घर में भी पार्टिसिपेट करो, ये तो मन का भेजेंगे भेजेंगे, भेजते हैं। ठीक है। तो उस दौरान जो जावेद साहब का जो वो था, उसमें भी यही सब था कि उनके पास पैसे नहीं है, वो कहाँ रह रहे हैं कहाँ नहीं रह रहे हैं। और हमने तो बड़ा इंस्पिरेशन ली, जैसे एक उनका किस्सा जिसके अंदर उनको वो पैसे देने वाला था और वो किसी ने मना कर दिया। तो वो उस तरह की हरकतें हमने भी करी, जैसे हमने कहीं पे शून्य पे सवार पड़ी थी और उस वक्त हमको किसी ने 50,000 रुपये ऑफर किए थे उस दौर में, हम मना करके आ गए। हम बोला नहीं नहीं
करोड़ों में बेचेंगे, ऐसे थोड़ी दे देंगे किसी को पसंद आ रहा है, ठीक है। उनको गाना वाना कुछ बनाना था यार, तब की बात है। मतलब पर आप देख रहे हो कि मेरे एरोगेंस का और मेरी सक्सेस का आपस में कोई लेना देना नहीं है। एज कोटेड बाय माय स्कूल फ्रेंड्स, कि कोई तेरे बारे में ये बोले कि तू घमंडी हो गया तो उनसे हमारी बात कराना, कि ओवर द पीरियड नीचे ही आया है। कि कमी किया है भैया इसने, ऊपर नहीं गया है, यकीन मानिएगा। तो हाँ, तो वो तरकश का इम्पैक्ट था। ओके। अगर कोई बात, कोई पैसे भले ही मिल रहे हो और काम नहीं जम रहा है तो मना कर देंगे। इसमें जावेद अख्तर की किताब के बारे में जो हमने चीज सीखी, उसका शेर जो है वो मुनव्वर राना ने लिखा है। और वो शेर कुछ इस तरह से है कि जुर्रत से हर लिहाज की परवाह किए बगैर, कि जुर्रत से, ऑडेसिटी देखिए आप, हर लिहाज की, हर कहते हैं ना पोलाइटनेस की परवाह किए बगैर, कि जुर्रत से हर लिहाज की परवाह किए बगैर दरबार छोड़ाया हूँ सजदा किए बगैर, ठीक है। तो ये हमने ये मुनव्वर साहब का शेर है, पर ये मुनव्वर राना का शेर है, पर ये हमारे तरकश से हमने जो सीखा वो इसको साबित करता है। वाह वाह। फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन आपने कहा डेव शपेल, और आपने कहा कि आपने उनका शो भी देखा है, लाइव भी देखा है उनको। फेवरेट मूवी आपने कहा गैंग्स ऑफ वासेपुर और हम आपके हैं कौन। ये तो अलग पॉडकास्ट है। आई थिंक एक बार हमने कहा था कि हमको एक बार बैठ के सिर्फ वसेपुर और बाकी फिल्में डिस्कस करनी चाहिए, बट आपको कुछ हाँ कुछ ऐड करना है वसेपुर हम आपके हैं हाँ, कौन। मुझे हम आपके कौन इसलिए मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें सलमान खान के जो डायलॉग लिखे गए वो बड़े नॉन फोनोटिक। उसके अंदर बाकी सब लोग लय में बात करते हैं, उनके डायलॉग लय में लिखे हुए हैं। एक सलमान खान ही है जिनके डायलॉग उड़क दुड़क है। जैसे कि वो एक सीन है ना जिसके अंदर वो निशा जो है वो जगी रहती है प्रेम के लिए, है ना। आप कहा तो ये कि आपने जवाब नहीं देखी, आप अब तक क्यों जागेंगे मेरे लिए। मैं एक बात तो कहने लगा, पर जो सलमान खान का डायलॉग था वो ये था कि निशा जी आप जगी क्यों। तो हमें ऐसा लगता था कि इसके मन में भाव तो ठीक है, हाँ, बेचारे को बोलना नहीं आ रहा है इसको, ठीक है ना। और हमें लगता था कि हमको भी हमारी बात कम्युनिकेट करना नहीं आती। उस वक्त जिस उम्र में हम थे, हमसे भी हमारी बात कम्युनिकेट नहीं होती थी। कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो हम बोल नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे हैं ठीक से, क्योंकि शब्दों का अभाव है, एक्सप्रेस करना नहीं आता है ठीक से। तो हमें बड़ा कनेक्ट हुआ प्रेम की कैरेक्टर से वाह उस फिल्म। तो हमको वो शब्दशः याद है वो फिल्म, ठीक है ना। आयत की तरह हमने वो पिक्चर याद कर रखा है। तो वो है। और दूसरा वसेपुर हमने इतनी हर हफ्ते देखते हैं सर हम, मतलब अब तो खैर उतना नहीं देख रहे हैं, पर हमने सालों साल हर हफ्ते सेकंड हाफ का आधा घंटा, ताकि एक फ्लो सा बने बदला करेक्ट। लेने का। ठीक है। और फिर उसके बाद फर्स्ट हाफ का आधा घंटा और फिर सेकंड हाफ का पूरा का पूरा ये। वो एक दिन इसका एक किस्सा ये है कि एक दिन दिल्ली में जंगपुरा में हम जा रहते थे, तो हमारे कमरे में एक कमरे में एसी था, एक में नहीं था। तो हम दोनों, मैं और ऋषा, एक ही कमरे में सो रहे थे। तो एक दिन पटाखे, बहुत तेज आवाज आई पटाखों की, भड़ 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 आवाज आई। मैं उठा और मैंने बोला घर पे हमला हुआ है, सब लोग अंदर जाओ। और मैं बाहर गया और मैंने देखा कि बगल वाले घर में, जंगपुरा के घर पे बगल वाले घर में बारात आई है, ठीक है। तो रात को जब दुल्हन पहुंची तो उन्होंने पटाखे फोड़े हों। तो मैं आया, विश्वास जगा हुआ था उस टाइम। उसने बोला घर पे हमला हुआ है। मैंने बोला हाँ, सपना आ रहा था क्योंकि, ठीक है। कहता बंद कर दे, पागल हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, गॉट इट। तो हमको छोटी छोटी चीजें वसेपुर को, मतलब हमको एक एक सीन का एक एक डायलॉग, चाबी कहाँ से लेकर, जो मेरा फेवरेट है वो है क्या रे शमशाद, तेरी आवाज में लता मंगेशकर कहा से। तो जैसे हम किसी को फोन करके पूछते हैं ना यार ये काम क्यों नहीं हुआ, और वो करते हैं ना अरे जाकिर, तो हम इतना कंट्रोल करते हैं कि फील तो मेरा वही है कि क्या रे शमशाद, तेरी आवाज में लता मंगेशकर कहा से आई रे। फेवरेट थिंग अबाउट इंदौर आपने कहा खाना, और हाँ, मतलब रीजनेबल प्राइस खाना, वो सबसे बड़ी बात है। मुझे तो याद भी है, आप ले भी गए हो इंदौर में बहुत सी जगह, हमने खाया भी है। फेवरेट थिंग अबाउट दिल्ली आपने कहा मौसम, और जितना मौसम एक्सट्रीम है वहां की चीजें भी उतनी एक्सट्रीम है। मुंबई लोग। फेवरेट शेर, फेवरेट क्रिकेटर सचिन, आपने स्टेज पे भी कहा है मेरे ख्याल से, कि मतलब उसका कारण बताता हूँ मैं हाँ आपको हाँ कि ग्रेस क्या होता है। एक आदमी जिसको अक्रॉस द वर्ल्ड लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। और मतलब जब आप कहानियां सुनोगे, वो दौर ना, ये आज ना हम दुनिया के सबसे पावरफुल बोर्ड्स में से आते हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज हमारे प्लेयर्स को प्रोवाइड की जाती है।
सचिन ने जिस दौर में खेलना शुरू किया था तब वो ये बात नहीं थी, हमारा डोमिनेंस नहीं था इस तरह वर्ल्ड क्रिकेट को लेकर। वो आदमी हमारे डोमिनेंस का रिप्रेजेंटेटिव बना, ठीक है। और उसमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स थी सर, मतलब मैच फिक्सिंग से लेकर ये वो फलाना, दुनिया की हर टीम हमसे बेहतर लगती थी, जिम्बाब्वे आके तो ऐसे हिला देती थी पूरा हिसाब किताब, बक्या बिखेर देती थी हमारी, ठीक है। हाँ, हेनरी ओलंगा मतलब, और ये सब जो इस तरह के प्लेयर होते थे। पर मैं कहना चाहता हूँ कि एक आदमी जो बिल्कुल ऐसा वो कहा कि हाथी का पैर ना हटे वाला, वो एकदम अपना जो है पांव धरे टिका रहता था। और मतलब कोई शारजा कप कैसे भूलेगा यार, आंधी चल रही है और इंडिया शायद फाइनल में नहीं आएगी और विकेट गिरे चले जा रहे हैं, और एक ही आदमी अरे 250 रन बनाने, उसमें से 142 उसके हैं यार, और क्या लोग हैं तुम देखो क्या 276 ऐसे कुछ रन, उसमें से 142 उसके। अगले हाँ, मैच में फिर उसने 140 प्लस कुछ रन बनाए, हाँ, वही खेल रहा है, वो फाइनल में लेके आया है वो आदमी ऊपर से सैंड स्टॉर्म आ गया है, ठीक है। और सैंड स्टॉर्म आ गया तो रन रेट कम हो जाएगा, शायद ओवर कट जाएंगे, तो फिर हम फाइनल। इतना ऑन द एज रहता था सब कुछ, इतना कि इतना खिलाफ हो कि एक वो था ना कि एक जंगल में हवाएं चल रही हैं, आंधियां चल रही हैं, और एक सिर्फ एक दिया जल रहा है। तो उम्मीद का दिया जो है वो सचिन ने हम सब के दिलों को बहुत सालों साल संभाल के रखा है। और फिर उसके बाद ये भी हुआ कि सचिन तो साहब सेंचुरी भी खेलते हैं, और ये फलान ढिमका। 2002 में शायद उनको जब वो इंजरी हुई 2003-4 में, उसके बाद जो हाँ, 2005 में वापस आए, दो हाँ, साल 1.5 साल का गैप था उनका। वो क्या टेनिस एल्बो वाली हाँ, इंजरी हाँ, थी हाँ, उनके, हाँ, और हाँ, बैक की इंजरी, और इतनी इंजरीज थी उनकी। अपने ये 2006, 7, 8, 9 में जो आदमी वो खेला है, ऐसा प्योर आर्ट, मैजिक। सेंचुरी बनी उस टाइम पे, हाँ, 90s में 9 इनिंग 8 इनिंग ऐसी थी जिसके अंदर वो 90s बस वो 99, 90, 91, 92, 96 में आउट हो रहा है। पर एक एक वो आदमी जब आके पहला कवर ड्राइव मारता था ना, ऐसा लगता है ओके हो गया चल, कुछ नहीं। ऐसे थोड़े कि दुनिया के हर स्टेडियम में जब वो घुस रहा है तो स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है। कॉमेडी में एक बात कही जाती है कि शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द किल, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द किल, कि वो क्या बात कर रहा है, आदमी पसंद है नहीं पसंद है, पर लोग हंस रहे हैं भाई, लोग मानते हैं उसका, लोग हिंदुस्तान का हर शख्स उसका फैन है, दुनिया का हर गेंदबाज जो है उसकी इज्जत करता है। तो कोई तो वजह रही होगी ना कि हम इतना चाव है उसका, हमको सचिन का फैन नहीं है, हमको चाव है हमको। कहते हैं ना कि किसी बच्चे को, तो ना बच्चे से प्यार नहीं, लाड होता है, ऐसे हाँ, सचिन का हमारा है। जैसे कई बार लोग मिलते हैं ना, बताते हैं कि यार सचिन से मिले थे, उन्होंने तो ऐसा कह दिया, हमको फर्क ही नहीं पड़ता उन कहानी से। मैं करेक्ट, कहता कोई बात उसको जो बोलते हैं ना, सेपरेट द आर्टिस्ट फ्रॉम द आर्ट, ठीक है। बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन में कहा जाती है, हमको बहुत अच्छी लगती है वो बात, हाँ, एट हाँ, प्लीज सेपरेट द आर्टिस्ट फ्रॉम द आर्ट। हाँ, क्योंकि ह्यूमन कैपेसिटी की ग्रेटनेस का कोई लेना देना नहीं है इंसानी लिमिटेशंस का और ग्रेटनेस का। कोई हाँ, अपने काम में ग्रेट है तो वो उसकी इज्जत आप नहीं ले सकते उससे। और उसको लाइक जैसे कि बहुत बड़े जो पॉलिटिकल आइकन्स भी, हिस्टोरिकल आइकन्स है, उनको भी पर्सन, द थ्योरी ऑफ दैट पर्सन एंड द पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्सन की को इक्वेट करके थ्योरी ऑफ दैट पर्सन, है ना, को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं लोग, करेक्ट, करेक्ट, है ना। जबकि वो सही बात नहीं है। मतलब करेक्ट, सेपरेट द आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट। इंसान की अपनी लिमिटेशन है, उसकी सही और गलत बातें हैं, और जो बात उसने बताई है, जो काम वो करती है, उसकी इज्जत है तो है। तो सचिन हमको पसंद है। फेवरेट वेब सीरीज पाताल लोक आपने चुना, और फेवरेट एक्टर इरफान खान। तो हाँ, फेवरेट वेब सीरीज के बारे में बता दूं कि मैं बिल्कुल फिल्में नहीं देखता हूँ, मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, हाँ, ठीक है। मैं सिर्फ लोगों से मिलता हूँ, हाँ, लोग ही मेरी फिल्में, वही मेरी किताबें, वही मुझे बता देते हैं कि ये फिल्म अच्छी है, वो अच्छा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, फलाना है, ऐसा वैसा वैसा, ठीक है। मतलब वही मैं इंसान पढ़ता हूँ, मैं किताबें नहीं पढ़ पाता। मतलब मैं कोशिश तो करता हूँ, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ उतनी, जितनी मेरी समझ जो मुझे लगती है उसकी, उसके लोगों को जितनी पढ़नी चाहिए, कि दिन की 3 किताबें आपके हाथ में होनी चाहिए। अब 1.5 दिन में किताब खत्म करने वाला बनना चाहिए मुझे कायदे से, पर हाँ, मैं वो बन नहीं पाया। तो मैंने पाताल लोक काम के सिलसिले में देखी थी, मैं ज्यादातर चीजें काम के मुताबिक ही देखता हूँ, मुझे बड़ी सुंदर लगा। और जयदीप अहलावत को हम बहुत 2009-8 से हम जानते हैं उनको, मतलब हमारे दोस्त की दोस्त हैं, और ऐसे कुछ कुछ लोगों के थ्रू, वो जब एफटीआई में पढ़ते थे तब से हम उनका नाम हमने सुन रखा है। कविताएं भी लिखते थे वो, एक उनका पेन नेम भी बड़ा अभिशापित नाम से उनका पेन नेम था। तो उनकी कविताएं भी पढ़ते थे और हमको बड़ा पसंद है, हम बहुत पसंद है यार, वो होता कूल सीनियर होता है ना वो वाला। और फिर उनको उनका पूरे 10-12 साल का ड्यू मिला पाताल लोक में, तो हमको बड़ी पर्सनली हमको बड़ी खुशी हुई। अम, और बड़ा हमको अच्छा लगा, मतलब कि वो सीरीज जब चली भी, वो भी हमको पसंद आया, और वो जिस तरह का काम उन्होंने किया,
इंडिया में मेरे ख्याल से मुझे सबसे अच्छी सीरीज Yeah. वाह, चलिए जाकिर, थैंक यू सो मच। मतलब ये, जैसा मैंने कहा, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एपिसोड था ये, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, और मेरे लिए सबसे ज्यादा। तो थैंक यू टाइम निकालने के लिए और इतना कुछ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया भाई बुलाने की, और जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू।